नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। दोपहर के 1 बज गए हैं। शुरू करते हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर जी सभी आ चुके हैं। बहुत स्वागत सब आप सभी का। और सबसे पहले बात हम पश्चिम बंगाल की करेंगे कि अच्छा बुरा वक्त सबके साथ लगा रहता है, ऊपर नीचे जीवन में लगा रहता है, लेकिन ऐसा खराब वक्त कभी कभी किसी पर आता है, जैसा इस वक्त ममता बनर्जी के ऊपर आया हुआ है। और मैं तो यूं कहूंगा सर कि ममता बनर्जी के साथ ये जाती है। इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता जो ममता बनर्जी के साथ हुआ। आप कहेंगे पार्टी टूटना, ये तो कईयों के साथ हुआ। पार्टी टूटने की बात नहीं कर रहा। पार्टी टूटी अपनी उनके बर्ताव की वजह से, उनकी पॉलिटिक्स की वजह से लोग चले गए। लेकिन जिस जुल्म की मैं बात कर रहा हूं वो तो इमोशनल अत्याचार से भी ऊपर है कि ममता जी ऐसी कल्पना दूर दूर तक नहीं कर सकती। चलो पार्टी हार जाएगी, बहुत कम लोग रह जाएंगे, ये भी कल्पना कर लेता है नेता। ठीक है भाई, 15 साल राज कर लिया, हार गए तो कोई बात नहीं। आपने जिस रैंडम एक आदमी को उठाया, भीड़ में से एक आदमी को उठाओ और उसको कुर्सी पर बैठा दिया, और जब बुरा वक्त आए तो कहा कि अब तुम जरा थोड़ी देर के लिए उतर जाओ, मुझे बैठने तो मैं थक गया हूं। और वो कहना अब नहीं हो पाएगा। तो सोचिए कितना बड़ा जुल्म है। खबर यह है कि ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान, जो सांसद हैं लोकसभा के पश्चिम बंगाल से, बहरामपुर से, उनको खबर भिजवाई। और कुछ लोगों ने क्लेम किया कि सौरभ गांगुली के थ्रू खबर भिजवाई गई और उनसे कहा गया कि साहब आप इस्तीफा दे दीजिए, ममता जी के लिए सीट छोड़ दीजिए। ममता जी बाई इलेक्शन लड़ेंगी और अब लोकसभा में जाएंगी, क्योंकि वो ऐलान कर चुकी हैं कि अब मैं मोदी की सरकार गिराऊंगी और अब मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करूंगी। तो उसके लिए तो लोकसभा का मेंबर होना ही पड़ेगा, या लोकसभा या राज्यसभा का। लोकसभा का होना बेटर माना जाता है। यूसुफ पठान ने फ्लैट इनकार कर दिया। खबर यह साफ इनकार कर दिया, वो अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब आप बताइए कौन थे यूसुफ पठान? क्रिकेटर बढ़िया होंगे, लेकिन राजनीति से व्यक्ति का दूर दूर तक लेना देना नहीं था। और आज ममता बनर्जी के लिए यूसुफ पठान सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। पहले इसी पर बात कर लेते हैं, फिर दूसरा जुल्म भी हुआ एक। अच्छा, और वो भी इसी लेवल का है, उसकी बात बाद में। लेकिन पहले यूसुफ पठान इनकार कर दें ममता बनर्जी को, भाई ये बात तो मुझे भी बुरी लगी। आप थे क्या, और आज आप अपने नेता के लिए सीट नहीं छोड़ सकते? नहीं, मुझे तो हंसी आ रही है। आपको भी बुरी लगी? क्यों बुरी लगी भाई? ममता बनर्जी गुजरातियों को गाली देते देते एक गुजराती मुसलमान को बंगालियों के माथे पे थोप देती हैं, तो बात तो तब बुरी लगनी चाहिए थी। बंगाल के लोगों को बुरी लगनी चाहिए थी। अधीर रंजन चौधरी जैसा मुर्शिदाबाद के लिए अपना जीवन, हमारे यहाँ कहते होम कर दिया, यानी स्वाहा हो गया उसी में, वही करते करते। अधीर रंजन चौधरी ने मुर्शिदाबाद के लिए अपना जीवन होम कर दिया, और मुर्शिदाबाद के मुसलमानों ने उसे हरा के इन्हें जिता दिया। तो क्यों ये माने कि ममता बनर्जी की वजह से जीते? उनको तो एक सेलिब्रिटी मुसलमान चाहिए था, हो गया। अच्छा, यूसुफ पठान अब क्या है भाई? कोई बड़े क्रिकेटर हैं, कोई बड़ा उनका काम चल रहा है, क्या है वो? कुछ नहीं है। सांसदी से हट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ममता जी तो फिर भी टीएमसी की क्या कहते हैं, एडवाइजर हो सकती हैं। सुना नहीं आपने? फिर से आपको दुखी होने का, एडवाइजर हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि इसको कहते हैं ना कि वो अंग्रेजी में है ना कर्माइज, तो वही वाला है। ये सामने आ रहा है। तब आपको लगता था कि ताश के पत्तों की तरह लोकतंत्र में जब चाहे जिसको चाहे फेंटे। किसी एक ऐसे व्यक्ति को दिया होता जो वहीं का होता, आपके लिए बहुत हल्के में छोड़ दिया यूसुफ पठान को। ठीक है, ममता जी की 100 गलती मान ली, यूसुफ पठान हल्का ही है भाई। अब फिर वही मैं कह रहा हूं, तो आप बात ही उल्टी कर रहे हैं। आज आपसे बिल्कुल सहमति नहीं है भाई। यूसुफ पठान तो हल्का ही, वो क्या था? उसकी कौन सी हैसियत थी? तू कौन, मैं खामखा? वो कौन था? उसको ममता जी ने मुर्शिदाबाद के मुसलमानों के प्रति भरोसे के लिए रखा, तो ये ममता जी का चयन था। इसका मतलब वो चयन खराब था। अच्छा, यूसुफ पठान को लेकर कभी भी ये नहीं था, वो व्यक्ति अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं जाता। उस व्यक्ति ने गुजरात में भाजपा सरकार की जम के प्रशंसा की है, भूरी भूरी प्रशंसा की। कहा यहां तो भाजपा अगले 30, 40, 50 साल नहीं जाने वाली है। तो मुझे लगता है एकदम दुरुस्त काम हुआ है, और बेवजह आप लोग दुखी बढ़िया किया यूसुफ पठान ने, बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, कुर्सी मिली, वो काहे उतर जाए कुर्सी का? अच्छा, ये इन चर्चाओं के बीच कि टीएमसी के 20 सांसद छोड़ने के लिए तैयार हैं, या मतलब वो भी बागी हैं। अब इसका मतलब अब इनकी गिनती तो उन्हीं में की जाएगी। अभी तो ऐसे ही मानना पड़ेगा कि इनकी गिनती उन्हीं में है। बाकी 19 भी, अब वो नाम भी सामने आने लगे, तो हो गया। लेकिन इसकी बात बाद में। वो दूसरा जुल्म जो हुआ, समीर जी, हुमायूं कबीर ने कहा मैं छोड़ देता हूं सीट ममता जी के लिए। मतलब अपना तो हो गया बेगाना, अपना जिसको टिकट दिया वो तो लेके भाग गया विरासत, और जो पहले जिसको घर से निकाल दिया था, जिसको भगा दिया था, निकाला नहीं था, तो जैसे भी गया, पराये कह रहा है मैं छोड़ देता हूं सीट। पराये अपने हो रहे हैं। अब पराया वो अपना हो रहा है। मेरा कह रहा है मैं 2 जगह से जीता हूं,
2 जगह से जीता हूं, 1 सीट में देने के लिए तैयार हूं नहीं, उनको। अब आप सुनिए, विजय जी कह रहा है, विजय जी कह रहे हैं कि अपना तो अपना यूसुफ होता है। पठान अपना तो अपना होता है। हुमायूं कबीर एक अपना बार हुमायूं कबीर कुछ बात सुना दीजिए। 70 रेजिनो को छोड़ा तो उस सीट में मेरा बेटा को उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया, लेकिन इलेक्शन तो अभी नहीं डिक्लेयर होगा। तो जो इलेक्शन का जो शेड्यूल डिक्लेयर होगा उनके पहले ममता बनर्जी मुझे खुद बोलेगी तो मैं ये एक्सेप्ट कर लूँगी। ममता बनर्जी के लिए मेरा जो पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी का उम्मीदवार खुद ममता बनर्जी के लिए मैं उम्मीदवार नहीं दूंगी। मैं रेजीनगर को जो आम आदमी है उनको मैं समझाएगी, मैं रिक्वेस्ट करेगी तो मेरा बात सुन के वो ममता बनर्जी को चुनाव में जिताएगी। अब देखिए उन्होंने और गजब कर दिया है, वो कह रहे ममता जी कहें तो मैं छोड़ दूं। ऐसा है। अब ममता जी कहें हुमायूं कबीर को कि हुमायूं कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें पार्टी से निकाला, कोई बात नहीं, तुमने मुझे चुनाव में कोसा, अब मेरे लिए छोड़ दो। एक घाव पर जो मिर्ची रगड़नी होती है ना, कहते हैं पर आता है बहुत ज्यादा। आईपीएल तो अब आप सोचिए ना, जिनको हटा दिया गया, समझ जी। अभी अहमदाबाद में आईपीएल का फाइनल हुआ था और फाइनल के बाद दूसरे दिन यूसुफ पठान और हरभजन सिंह ने साथ में डिनर किया है। तो 2 पूर्व क्रिकेटरों ने बैठ के क्रिकेट के भविष्य के बारे में बात की, या 2 राजनेताओं ने अपने राजनीतिक भविष्य की बात की। हरभजन सिंह ने कह दिया होगा भाई मेरा तो भविष्य सुरक्षित हो गया है, अब वक्त आ गया है कि तुम भी अपना राजनीतिक भविष्य सुरक्षित करो। अब हो सकता है उसके बाद यूसुफ पठान ने कहा हो कि भाई मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। अगर ममता बनर्जी को इतना है कि लोकसभा जाना है तो भाई डायमंड हार्बर से जाए ना, अभिषेक बनर्जी से इस्तीफा ले। अभिषेक बनर्जी बोले कि मैं ममता दी के लिए अपनी सीट छोड़ने की तैयार हूँ। 11 लाख से मैं जीता हूँ, ममता बनर्जी वहां से 12 लाख से जीतेगी और रिकॉर्ड तोड़ेगी सबसे ज्यादा वोट जीतने का। जीत जाएंगी, डायमंड हार्बर से लड़ेंगे। नहीं तो अभिषेक बनर्जी बोले और लड़के ममता बनर्जी देख ले कि वहां क्या होता है। हार्बर मॉडल तो ध्वस्त हो गया है ना। इसलिए मैंने पूछा। नहीं तो वो बताया बहरामपुर सुरक्षित है, तो मुझे पता है वो कि भाई नहीं हुआ है ध्वस्त। आज भी वहां पर अभिषेक बनर्जी सबसे बड़े नेता है और ममता बनर्जी वहां से जीत के दिखा रही है। वैसे बताओ आपको सुरक्षित तो अब कुछ नहीं रह गया। नहीं, अगर मुर्शिदाबाद के 9 विधायक जीते हैं मुर्शिदाबाद में ममता बनर्जी के, तो फिर खाली मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी। चलो अभिषेक बनर्जी 60%, 70%। अभिषेक बनर्जी 8 चले गए ऋतुव्रत बनर्जी के साथ। अभिषेक बनर्जी नहीं छोड़ेंगे, मोहिया मोइत्रा छोड़ दे कृष्णानगर के सीट। मोह मोइत्रा दिख जाए बहुत बड़ी वो बात है। बोले तो छोड़ने कि की मैं सीट ममता बता। बनर्जी ने मुझे बनाया। आपने अच्छा याद दिलाया, महुआ का कुछ पता है आपको? हिंदुस्तान के बाहर है फिलहाल, सुना मैंने। अच्छा, वो विदेश में, ठीक है। तो चलेंगे नहीं 4 तुम्हारा तारीख ट्विटर भी नहीं चल रहा, वीडियो कॉल ऑडियो कॉल कुछ नहीं चल सब रहा। बाहर 4 तारीख को रिजल्ट आने के बाद सबसे पहले फ्लाइट पकड़ने वाली हो मोहिया सकता मोइत्रा है थी। राघव चड्ढा की तरह सर 4 तारीख को जब ऑपरेशन चुनाव कराने परिणाम आए, 5 तारीख को जब से हुआ पार्टी का और 6-7 तारीख को जब पार्टी के टूटने की खबर आई, तो सबसे पहले फ्लाइट पकड़ के इंडिया छोड़ने वाली मोहिया मोइत्रा थी। इंटरनेशनल अब ये जो- रोमिंग डिसेबल करा दिया है। इंटरनेशनल रोमिंग जो है वो डिसेबल वो महुआ जी की डिसेबल है। अब ये 20 सांसदों वाली जो खबर आ रही है कि तृणमूल के 43 ओवरऑल विधायक हैं, 42 या 43 राज्यसभा लोकसभा मिला के, उसमें से 20 सांसद पाला बदलने की प्रयास कर रहे हैं। यहाँ खबर तो यहाँ तक है कि भाई 9 सांसद शॉर्टलिस्ट भी किए जा चुके हैं कि भाई इनके बारे में विचार किया जा सकता है, व्हाटएवर। लेकिन जाना होगा तो फिर ये 9 तो ऐसे तो नहीं जा सकती, इस्तीफा देके जाना पड़ेगा। और वो भी आप बंगाल में चलिए, इस्तीफा भी सेफ हो गया है। लेकिन वैसे 2/3 लगेगी मेजोरिटी लोकसभा की, राज्यसभा की अलग अलग। अब वो रिजू दत्ता इनके प्रवक्ता थे, सबसे पहले ये भागे थे टीएमसी से। लेकिन इनको मैं इतना क्रेडिट देता हूं कि उस दिन से जो ये कह रहे हैं वो हो रहा है। इन्होंने छोड़ते ही कहा था कि अब पार्टी टूटने वाली है और विधायक जाने वाले हैं, और इनकी सारी बातें अभी तक सच हुई हैं। अब इनका अगला दावा सुनिए। धुरंधर पार्ट 1 है बंगाल विधानसभा, धुरंधर पार्ट 2 है देश का संसद। क्योंकि जो हालत है, इस हालत में तृणमूल कांग्रेस में कोई रहना नहीं चाह रहा है। क्योंकि जो भी तृणमूल के सांसद हो, विधायक हो या प्रवक्ता हो या लीडर्स हो, इनके साथ जो बेइज्जती किया गया, इनके साथ इनको जो अपमान किया गया, इनके साथ जो थ्रेट कल्चर चलाया गया, जैसे धमकाया गया, चमकाया गया, जैसे भय का पूरा माहौल था, उसमें कोई नहीं रहना चाहता, कोई नहीं। मेरे पास तो इतना भी खबर है कि 20 सांसद एप्लीकेशन फॉर्म डाल चुके हैं बीजेपी के दफ्तर में, पर बीजेपी ले नहीं रही है। खबर सूत्रों के मुताबिक मेरे पास खबर है कि शायद 9 सांसदों का एक शॉर्ट लिस्ट बना है। अब बीजेपी पार्टी जानती है, मैं तो बीजेपी में नहीं हूं, बीजेपी जानती है किसको लेगी किसको नहीं लेगी, या किसी को लेगी भी कि नहीं लेगी। बट इतना है कि 20 सांसद ने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके रखा हुआ है। अब रिजू दत्ता जो कह रहे हैं
अब तो इतना सब होने के बाद वो बहुत मुमकिन लगता है कि इनके राज्यसभा के सांसद सुखेंदु शेखर रे, वो बड़े समय से बहुत, वो तो 1.5-2 साल से नाराज हैं वो तो, और वो भी ये क्लेम कर रहे हैं कि अब ये लोकसभा पार्टी पहले टूटेगी और फिर राज्यसभा के बारे में जहां जिस हाउस में वो खुद हैं, उन्होंने कहा कि मैं अभी कह नहीं सकता मगर क्वाइट पॉसिबल। तो अब तो टीएमसी में सब कुछ ही पॉसिबल लग रहा है विजय जी। अब तो हो ही रही है चर्चा, हम लोग लगातार कर रहे हैं कि शुभेन जो टीएमसी के सांसद हैं राज्यसभा वाले इस्तीफा दे सकते हैं 5-6-7 जो भी हैं। यूसुफ पठान वाली खबर पे भी आपको हैरानी नहीं हुई? यूसुफ पठान पर हैरानी है, नहीं मुझे यूसुफ पठान पर हैरानी है। और एक पार्टी डिसिप्लिन भी होता है। हैरानी का मतलब क्या होता है? हैरानी का मतलब ये नहीं है, पार्टी डिसिप्लिन होता है कि पार्टी ने आपको, सब लोग किसके होते हैं? पार्टी के डिसिप्लिन पर चलते हैं ना। ममता जी को कहें या तृणमूल कांग्रेस ने बनाया, और वो तो अहमदाबाद से हैं, क्या वो अपनी वजह से वहाँ जीते हैं? और अपनी वजह से भी जो लोग जीतते हैं उनको भी छोड़ना पड़ता है बहुत बार। ऐसा नहीं है कि अपनी वजह से जो लोग जीतते हैं वो नहीं हो, लेकिन उनका छोड़ना नहीं छोड़ना। अब इसका मतलब समझ लीजिए भाई, आप जो 20 कर रहे हैं उसमें से 2 तो हो गए, काकोली का नाम पहले ही था, अब ये हो गए, तो अब 18 पर ही आप चिंता कीजिए। लेकिन ये गंभीर बात है और इसको पॉलिटिकल बिहेवियर में मैं इसको सीरियस तरीके से ये सर नेताओं के लिए सबक भी है, नेताओं के लिए सबक भी है। और आप सोचो कि मैं अभी आप जब बात कर रहे थे तो मैं क्रिकेटर्स को सोच रहा था। एक और मित्र हैं नवजोत सिंह सिद्धू। नहीं, मैं जो मेरे मुंह से निकला था कि यूसुफ पठान का जो बड़ौदा का जो बंगला है वो खतरे में है, हाई कोर्ट का। कौन सा बंगला? बड़ौदा के अंदर, बड़ौदा का बंगला। तो आप सोचिए नवजोत सिंह सिद्धू साहब, बीजेपी ने जितना दिया, कांग्रेस ने जितना दिया, वो कहाँ रहे हैं? क्या उनका पॉलिटिकल बिहेवियर रहा? थैंकलेस। हरभजन सिंह जी को देख लीजिए, बिल्कुल थैंकलेस। वो आम आदमी पार्टी से। एक और बड़े क्रिकेटर जिसको हम लोग मतलब बोलने में ऐसा लगता है, सचिन तेंदुलकर। कांग्रेस ने उनको सब कुछ दिया, नॉमिनेशन दिया, राज्यसभा में दिया, भारत, लेकिन वो कोई कांग्रेस के साथ खड़े, पार्टी से नहीं गए थे, वो राष्ट्रपति के नॉमिनेशन नॉमिनेशन में गए थे। वो पार्टी मतलब वो ऐसे टेक्निकल बातें आप भी इतना प्यार से करते हैं ना। तो लेकिन मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि, और एक और मित्र हमारे कीर्ति आजाद साहब, जो भारतीय जनता पार्टी ने मतलब उनको इतना बड़ा किया, किस वजह से वो उस टीम में रहे, जो 83 की टीम में रहे, ये सब रहा, फिर एमपी रहे, और वो सब छोड़कर वो वहाँ चले गए। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज को भी सोचने की जरूरत है कि अपने कार्यकर्ताओं को छोड़कर वो एक सीट पर, और ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा हुआ, सेलिब्रिटीज़ के साथ भी ऐसा हुआ। यदि हेमा मालिनी जी को छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे लोग इसी तरह से बिहेव किया। धर्मेंद्र को लें, उनके बेटे को लें, देओल को, बॉबी क्या नाम है उनका, सनी देओल को लें, और सारे लोग हैं। तो ये सब पर पार्टी लीडरशिप को भी सोचना चाहिए कि अपने पार्टी कार्यकर्ता और बुरे वक्त में ये साथ नहीं रहने वाले, ये नहीं रहने वाले। वैसे ममता जी के साथ तो ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो भी जो पॉलिटिकल थे वही नहीं साथ रहे। लेकिन बीजेपी अभी बहुत साफ साफ कह रही है कि ये जो हो रहा है ये टीएमसी की अपनी करनी है, और हम इन लोगों से अलग हैं। इन लोगों का बीजेपी में आने के लिए दरवाजा बिल्कुल बंद है। अच्छा, दिलीप घोष जो मंत्री हैं सरकार में, उन्होंने तो बड़ा ये कहा कि हम बहुत भुगते हैं। अब वो किसका नाम, क्या सोच के उन्होंने बोला होगा हम बहुत भुगते हैं, किसने इतना सताया? तो पहले आप इनकी बात सुनिए। तो पहले से बोल चुके थे जिस दिन हारेगा पार्टी खत्म हो जाएगा। अब देखिए, नाखून में अभी तक काली है चुनाव का, वो खत्म नहीं हुआ, पार्टी खत्म हो गया। तो ये पार्टी किस आधार पर? केवल लूट के आधार पर ये पार्टी बनी थी, और कहीं का ईंट कहीं के रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो ये भानुमति की कुनबा खत्म हो रही है, और ये होना ही था। जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा। और भी कुछ पार्टियां ऐसी है वो भी खत्म हो जाएगी। नहीं, हम तो दरवाजा बहुत टाइट करके बंद किए हैं। हम जानते हैं कि ये होने वाला था, कोई गलती से ना घुस जाए फिर से, हम भुगत चुके हैं, इसलिए दरवाजा अभी भी बंद है। देखा जाए आगे क्या होता है। भुगत चुके हैं। में दिलचस्पी है सर मेरी, किसके लिए कह रहे हैं ये? एक मुकुल रॉय आए थे, मुकुल रॉय के लिए, मुकुल रॉय को ये आज के शुभेंदु अधिकारी सोच के लाई थी पार्टी। बिल्कुल, उनकी डेथ हो गई, मुकुल रॉय की तो डेथ अब नहीं रहा। उनकी बात कर रहे हैं जी सर। क्या आपको तो कुछ हैरानी नहीं होती किसी बात पे? नहीं, मुझे हमदर्दी नहीं है। आपको बहुत हमदर्दी, मैंने देखा कि आप शुरुआत ही इतनी हमदर्दी के साथ कर रहे हैं। अरे उस महिला, मैंने तो कहा कि ये इंट्यूटिव विजडम है। मैंने तो सपना देखा था 4 मई से पहले कि ममता बनर्जी हार रही हैं और कलकत्ता की मंडी में जो है वो उजली साड़ी पहन करके और सब्जी बेच रही हैं। मैंने अब इसको मैं क्या कहूँ, मैंने उनकी राजनीतिक पराजय वैसी उस प्रकार की राजनीतिक पराजय है। मैंने किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि ममता जी को ये दिन देखने पड़ेंगे। लेकिन सोचिए तो सही है, क्यों ऐसा होता है?
जब आप आंख नाक कान सब बंद कर देते हैं और गांधारी बन जाते हैं, धृतराष्ट्र बन जाते हैं, जब दुर्योधन को आप पालेंगे तो कुरुक्षेत्र जैसा ही निष्कर्ष निकलेगा। आपके सारे लोग मारे गए, आपके साथ मारे गए का मतलब राजनीतिक तौर पर। और आज आपके जिसे कहने रहा न कोई कुल रोवन हारा, तो अब आप 5 लोगों की मंडली के बीच में आप बैठ करके रुदाली कीजिए, छाती पीटिए, रोइए, गाइए, नरेंद्र मोदी को धमकाइए। आप जिस प्रकार की ममता जी ने राजनीति की, उन्होंने देश की सुरक्षा के साथ समझौता किया, आने वाले देश के हितों के साथ समझौता किया, बांग्लादेशियों को शरण दे करके जिस प्रकार से उन्होंने काम किया वो देशद्रोह से कम नहीं है। ये मैं फिर बार बार इसे दोहराता रहूंगा। जिस प्रकार से उन्होंने नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के लोगों को अपमानित करने की कोशिश की, आप फोन नहीं उठाते प्रधानमंत्री का, कोई बात नहीं, लेकिन ये बताना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन आया तो मैंने फोन नहीं उठाया। आप एक संवैधानिक संस्था में एक राष्ट्र के प्रधानमंत्री को आप अपमानित करने की भाषा आप बोल रहे हैं। आप देखिए उसका निष्कर्ष अब क्या इसमें है। आपको उससे इसी आपने जो बात कही ना, ऐसी एक बड़ी खबर अभी बताता हूं ममता जी से जुड़ी हुई। लेकिन ये अपमानित किया करना विधायकों को या नेताओं को, पार्टी के इल ट्रीट करना, उसको सारा दोष अभिषेक बनर्जी को दिया जाता है। अब एक बात सुनी थी कल प्रोग्राम में, आप ही लोग शायद कुछ बता रहे थे कि जब हार के बाद विधायक दल की मीटिंग हुई तो जब अभिषेक बनर्जी की एंट्री हुई तो ममता बनर्जी ने कहा कि इनकी कोई गलती नहीं है हार में, सब खड़े होकर के इनका स्वागत कीजिए, स्टैंडिंग ओवेशन इनको दीजिए, स्टैंडिंग ओवेशन 250 से 80 विधायक बनाने के लिए। तो वो बात मुझे खटकी, मुझे वो बयान मिला है जो वही संदीपन साहब बागी एक विधायक है, वो बता रहे हैं कि क्या हुआ था उस मीटिंग में। आप सुनिए। दल जब हार गया उसके बाद जब हम लोग मीटिंग में गए थे, वहां पे सारे एमएलए को बोला गया था कि अभिषेक के बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता है, वो बहुत अच्छा काम किया, सब खड़े होकर उसको स्टैंडिंग ओवेशन दो। जो एमएलए तब से जब अभिषेक बनर्जी शायद स्कूल में पढ़ते थे, उनको खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन देना पड़ा। कहीं ना कहीं तो मन में लगेगा, कहीं ना कहीं तो कुछ तो इसका रिएक्शन होगा। अभी भी अगर दल यही सोचते हैं कि हम ही लोग सब कुछ है, किसी से कोई डिस्कशन नहीं करना है, किसी का कोई ओपिनियन नहीं लेना है, हम लोग डिसाइड करके आप लोग को बोल देंगे और आप लोग को वही राह में चलना पड़ेगा, ऐसे होते हुए आया है। आज जब मौका मिल रहा है कि इसको नकारने का, लोग नकार रहे हैं। कह रहे हैं भाई वहां इतने सीनियर लोग भी हैं कि जब अभिषेक बनर्जी स्कूल में पढ़ते होंगे तो ये एमपी एमएलए बन गए होंगे, नेता, मतलब प्रॉपर पॉलिटिक्स में। कितनी उम्र है उनकी? 34 साल, 34, 38। और ये 10-10 बार का विधायक भी है टीएमसी के अंदर। उन सबसे खड़ा कहा गया कि खड़े होकर देखिए इसको पार्टी की जो लीडरशिप है उसका उम्र से कोई रिश्ता नहीं। विजय जी ये सोचिए ना कि वो 38 में कहाँ है और हर्षवर्धन जी कहाँ है इस उम्र में। अरे यही क्या मतलब हुआ? ये तो बहुत सम्मानित लोगों में से हैं, देश के सम्मानित लोगों में से हैं। इसमें आपने ये अभी भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं आप बनर्जी से। इसमें कौन सी इंस्पिरेशन लायक है सर? वैसे नहीं, देखिए, आपने कह ही दिया तो मैं एक लाइन तो बोली राजनीति की उर्वर जमीन पर आप भी चलने के लिए तैयार हो जाए। नहीं, क्योंकि आपने कहा तो एक लाइन तो बोली दूं। मैं जो भी हूं सब अपनी हैसियत से हूं। मेरी कोई बुआ, मेरे कोई फूफा, मेरे घर परिवार कोई दूर दूर तक कोई लेन देन, वो यही सुनने के लिए उन्होंने कहा, इसीलिए कहा उन्होंने। तो ये हालत थी। अच्छा, एक खबर और है सर कि स्पीकर ने ऑन रिकॉर्ड ये बोला है कि ऋतुव्रत बनर्जी जो अब एलओपी हो गए हैं, बागी गुट के नेता, वो उनका एक्सपल्शन, निष्कासन टीएमसी से वो गलत था, प्रॉपर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। क्योंकि टीएमसी ने यही प्ली ली थी ना कि जिस व्यक्ति को हमने पार्टी से ही निकाल दिया, वो कैसे उस पार्टी का लीडर ऑफ द विधायक दल का नेता कैसे हो सकता है। तो स्पीकर रिकॉर्ड पे आके कह रहे हैं कि ये निष्कासन ही गलत है। प्रोफेसर साहब ने तो 3 दिन पहले कह दिया था। स्पीकर जो स्पीकर हैं रतिंद्र बोस, उनका बयान चला दिया। बहस तो आप ही कर रहे थे सर, जिसका उपसंहार पहले से तय था। सी किया है, उससे ज्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं किया। उनको थोड़ा जो एलओपी के लिए जो चिट्ठी दिए थे, चिट्ठी में थोड़ा लैकुना था, इसलिए जो नेक्स्ट में जो स्टेप लिया वो एक्चुअली आके सब दिखाया जो ऐसा ऐसा है, वही हिसाब से हम लोग डिसीजन लिया। कॉन्स्टिट्यूशन में जो है, पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें जो चिट्ठी दिया है निष्कासन करने के लिए, वो चिट्ठी वैलिड नहीं है, पहला। और दूसरा है, निष्कासन करने के लिए किसी को शोकॉज करना पड़ता है।
उसको टाइम देना पड़ता है। आज ही चिट्ठी दिया जी आज निष्कासित, तो वो तो नहीं होता है। इसीलिए उसका निष्कासन उन लोग नहीं मानता है जो ज्यादा एमएलएस है, 58 एमएलएस है। उन लोग बोलता है वही तृणमूल में है, तो उन लोग का बात मानना पड़ेगा। तो ये तो पहली दलील ही खारिज हो गई समीर जी ममता बनर्जी की। नहीं ठीक है, अब स्पीकर बोला, लेकिन वैसे ये स्पीकर का डोमेन नहीं है ना कि पार्टी ने निकाला है। संगठन की बैठक है, संगठन की बैठक है। स्पीकर तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर ये कैसे तय करेंगे कि भाई उन्होंने नहीं, क्योंकि सवाल ये ना कि आपने अपॉइंट कैसे किया इनको एलओपी। नहीं, पार्टी से निकालने का बोल रहे हैं कि जो पार्टी से निकालने की बात किया है वो गलत है, निष्कासन पार्टी से गलत है। स्पीकर ये कह रहे हैं कि उनका निष्कासन पार्टी से गलत तरीके से हुआ है। वो बेसिकली स्पीकर के डोमेन में नहीं आता है। वो ये तय नहीं कर सकता कि उनको प्रोसेस फॉलो किया है पार्टी के अध्यक्ष ने, पार्टी के संविधान के हिसाब से हुआ है कि नहीं हुआ है। नहीं सर, जब टीएमसी ने उनको ये बोला कि इस आदमी को हमने निकाल दिया है, तो स्पीकर ने उसको एग्जामिन किया होगा ना। नहीं, उसके बाद अपॉइंट किया होगा। नहीं, स्पीकर का ये कोई कंसर्न नहीं, विधायक तो वो है ना। स्पीकर का ये कंसर्न नहीं, स्पीकर का तो ये कंसर्न है कि उसके पास विधायकों का बहुमत है कि नहीं। जब वो पार्टी में ही नहीं रहा, तृणमूल तो कह रही है वो पार्टी में ही नहीं रहे। नहीं, लेकिन हमने निकाल दिया, उन्होंने निकाला, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया ना। ये तो भाई जाके हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में या चुनाव आयोग में कह सकते हैं। अच्छा। स्पीकर कहेगा कि भाई मेरे पास तो विधायकों का आया, मैंने विधायकों के आधार पर तय कर दिया। आप कह रहे हैं स्पीकर का काम नहीं था, ये इसकी इसकी जजमेंट स्पीकर नहीं दे सकते। बेस क्या है, आधार क्या है कि वो एलओपी हो गए हैं? आधार ये है कि वो टीएमसी के विधायक हैं। अगर स्पीकर इसको स्वीकार कर लेते कि टीएमसी में नहीं है वो, तो कोई निर्दलीय विधायक जाके थोड़ी ना टीएमसी के नेता का क्लेम कर पाएगा। वही तो ये तकनीकी मसला है जिसके लिए, और जाहिर है जब इस तरह की चीजें होती हैं, और चूंकि जो भी 58 नंबर बताया जा रहा है तो वो नंबर उनके साथ हैं, तो फिर वो कहां टिकेंगे? फिर सर वो एक खबर, बड़ी तकनीकी खतरनाक खबर, इसकी बात कर लेते हैं। बहुत खतरनाक से मेरा मतलब बहुत गंभीर मामला है। अच्छा, ये इस खबर की, ममता जी का प्रदर्शन कब हुआ सर? परसों तरसों हुआ ना? ये उसी दिन खबर हमारे पास थी। हमने ये उचित सोचा कि यार चलो इसका ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए ऐसी बात का, लेकिन अब ममता बनर्जी के ऊपर एफआईआर हो गई है। उस दिन उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने एक बात कही, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है कि इन्होंने देश विरोधी काम किया है। क्या काम किया इन्होंने उस प्रोटेस्ट में खड़े होकर के ये कहा कि बांग्लादेश में, आपको याद है एक हादी नाम का लड़का था, स्टूडेंट लीडर, उसकी हत्या हो गई थी, बहुत आग लगी वहां पर उसके बाद। और वहां ये क्लेम किया जाने लगा कि जो हत्यारे थे वो भारत से आए थे, भाग भी भारत गए वापस वो। अरे उसके बाद फिर ये बीच बीच में चलता रहा कि कोई पकड़ा गया है, कोई मेघालय से या कहीं से। इन्होंने खड़े होकर के वहां बोला लोगों के बीच में कि मुझे होम मिनिस्टर अमित शाह ने फोन किया और कहा कि बांग्लादेश के एक राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या से जुड़ा कोई संदिग्ध है, वो मेघालय का बॉर्डर क्रॉस करके पश्चिम बंगाल में चला गया, तो अपनी पुलिस को बता दीजिए। और ये बात जो है बाहर नहीं जानी चाहिए, ये देश का सवाल है। ये ममता बनर्जी बोल रही हैं कि होम मिनिस्टर ने मुझसे कहा ये किसी को ये बात बाहर न जाए, ये देश का सवाल है। और ममता बनर्जी उस बात को मजमे में खड़े होकर बता रही है, और ये बात बांग्लादेश में बताई जा रही है। ममता बनर्जी का बयान कोट करके टीवी चैनलों पे दिखाया जा रहा है। आप थोड़ा आपको बंगाल पुलिस को बोल दो ये बात बाहर में नहीं कहने के लिए, एक देश के लिए। ये वो पूरा बताया उन्होंने खुद कि मुझे होम मिनिस्टर नहीं। ये तो आप सोचिए ना कि ये महिला कितना देशद्रोही है। मैं फिर बोल रहा हूं, महिला बोल रहा हूं, कोई सम्मान नहीं है ये महिला, सम्मान के या पात्र नहीं है। कोई महिला इतने सेंसिटिव मैटर पर यदि इस प्रकार की भाषा बोल रही है, आप समझ रहे हैं इसका रिपरकशंस बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर क्या होगा? सर हमने ये सोच के नहीं चलाई थी खबर ये, लेकिन अब तो ये आम हो गई, बांग्लादेश में चल रहा है। ये चलाना चाहिए, क्योंकि इस महिला का विद्रूप और विभत्स चेहरा इस देश को पूरा जानने का हक है कि महिला कितनी देशद्रोही है। अंदर से देश को दीमक की तरह बंगाल में चाट रही थी। इस महिला का रियल विद्रूप चेहरा देश के सामने आना चाहिए। इतना सेंसिटिव मैटर जिसमें देश का नेशनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, आप समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। कोई मुख्यमंत्री के पास इतना सीक्रेट, तुम ओथ लिए हो, तुमने कसम खाई है, संविधान की कसम खाई और ओथ लिया है आपने सिक्रेसी का, कैसे तुम पब्लिक डोमेन में? बिल्कुल एफआईआर होना चाहिए, उसको घिसिट करके इसको जेल में डालना चाहिए। 2 एफआईआर हो, घिसिट करके इसको जेल में डालना चाहिए। इसके साथ कोई मुरावत की जरूरत नहीं है, इनके साथ कोई नैतिकता और कोई सम्मानजनक व्यवहार करने की कोई आवश्यकता नहीं। बोल दूं, ममता जी ये पूरी तरह से झूठ इसलिए बोल रही हैं। अमित शाह को जो लोग जानते हैं, अमित शाह भला किसी को फोन करके ऐसे संवेदनशील मामले में ऐसी कोई बात कहेंगे भी क्या?
और अगर ये बात ममता बोल सकती हैं तो फिर घुसपैठिया भी बसा सकती हैं, बंगाल की डेमोग्राफी भी बदल सकती हैं, और जो फिरहाद हकीम कह रहे थे कि आधा मुसलमान कर देंगे, उसमें भी वो शामिल कहा नहीं कहा, उन्होंने तो यही कहा ना जो आपने भी सुना। नहीं, तो इसीलिए कह रहा हूं कि अमित शाह ने नहीं कहा। इस पर आगे और बात करेंगे, समय इसके लिए कम रहेगा। एक खबर पटना से आ रही है, आपको मालूम होगा वहां पर एक कोचिंग विवाद चल रहा है, दो कोचिंग बड़े संस्थानों के बीच में झगड़ा, गोलीबारी की खबरें थी। इसमें पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया है। पटना के कदम कुआं थाने में फैसल खान उर्फ खान सर, बहुत फेमस आदमी है, खान सर के खिलाफ फायरिंग और आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हो गई है। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि ये दो, इनका तो बहुत बड़ा सेटअप है, बहुत बड़े नामचीन कोचिंग मतलब टीचर हैं, और इनके साथ विवाद हुआ है दूसरे कोचिंग सेंटर के मालिक का, टीचर का। इन्होंने आरोप ये लगाया था कि उस दूसरे कोचिंग सेंटर के मालिक ने मेरे यहां आकर गोलियां चलवाई और मेरे गार्ड्स को मारा, और उसके बाद वो उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर बाद में जब सीसीटीवी वगैरह देखे गए तो पता चला कि गोली तो उल्टा बल्कि इनके गार्ड ने चलाई थी, मतलब खान सर के गार्ड ने चलाई थी, दूसरे वाले पक्ष ने गोली नहीं चलाई थी। तो अब उस पर एफआईआर हो गई, इनके गार्ड्स को शायद गिरफ्तार कर लिया गया था, अब इनके ऊपर भी एफआईआर हो गई है और आर्म्स एक्ट जो है वो इनके ऊपर लगाया गया है। तो अब इसको आप क्या कहिए, ये कोचिंग वालों का विवाद है। अच्छा, इसमें स्टूडेंट्स भी आ गए बीच में। जिस कोचिंग सेंटर के दूसरे वाले टीचर गिरफ्तार हुए थे, उनके स्टूडेंट्स बाहर आकर प्रदर्शन करने लगे। वो इनके कोचिंग इंस्टीट्यूट में, खान सर की कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर बाहर जाकर के वहां पर उन्होंने प्रदर्शन किया। तो ये इस वक्त पटना के अंदर चल रहा है। अब आप सोचिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की लड़ाई और गोली चल रही है, आप अंदाजा लगाएं जरा, अब ये कितनी बड़ी राइवलरी होगी ये। और अब कुछ लोग फिर इसमें माफिया शब्द भी इस्तेमाल करते हैं, क्या कहेंगे त्रिपाठी जी? क्या है? मतलब बिना किसी किंतु परंतु के अगर किसी कोचिंग वाले का गार्ड गोली चला रहा है तो उस कोचिंग के संस्थापक को कुछ दिन तो कानून के जो नियम हैं, जो भारतीय न्याय संहिता है, उसका अनुमान लगना चाहिए। अरे वो वीडियो देखिए, वो है वीडियो गोली वाला। फैजल खान जिस तरह की पढ़ाई, जिस तरह की शिक्षा करा रहा है, या ज्यादातर ये तो माफिया ही है ना, जो बंदूकधारी रखे, गुंडा हो, बदमाश हो, इस तरह से चले। मुझे लगता है कि पटना पुलिस को संकोच नहीं करना चाहिए कि कोई सेलिब्रिटी हो गया है, किसी के पास ज्यादा फॉलोअर हैं, कोई बहुत पैसे कमा रहा है, उसको तुरंत कानून के दायरे में सबक सिखाना ही चाहिए। ये दूसरे इंस्टीट्यूट वाले स्टूडेंट्स हैं मेरे ख्याल से, जो प्रदर्शन कर रहे हैं सड़कों के अंदर। अब इनकी ख्याति किस बात से आई? इसकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी, मेरा मानना है। इनका टीचर गिरफ्तार हो गया, अगर गोली चली तो उसके बाद फिर पटना पुलिस को अपना काम करना चाहिए। और कोई कोचिंग में बच्चे, यही बच्चे तो निकल के आगजनी कराते हैं ना, ये लोग यही शिक्षक तो हैं, दंगा कराते हैं ना, कहने को शिक्षक हैं लेकिन तो कोचिंग माफिया है। ऐसे ही कोचिंग माफिया तो उल जलूल पढ़ाते हैं ना, जिसमें समझ में नहीं आता, टिप्पणी करते हैं इतिहास पर, हिंदू धर्म पर, अलग अलग जगहों पर, ये सुनने में आता है ना। नहीं इनकी, लेकिन बच्चे तो वो वाले हैं जो दूसरा जो कोचिंग, नहीं मैं कह रहा हूं कि उनको भी नहीं करने देना चाहिए, आप कार्रवाई करिए ना। नीतीश चंद्र जुड़ गए पटना से, हमारे सहयोगी, वो बताएंगे आपको पूरा मामला क्या है। जी नीतीश, बताइएगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बताइए, और अभी जो ये कार्रवाई हुई है इसकी डिटेल भी। देखिए, पटना में जो कोचिंग वार है उसमें हर दिन नई नई कहानी सामने आ रही है, नए नए वीडियो सामने आ रहे हैं। और जिस तरह से शुरुआत में खान सर की तरफ से जो आरोप लगाए गए थे, जिसमें यह कहा गया था कि उनके ऊपर फायरिंग हुई है, उन्होंने खुद देखा है फायरिंग होते हुए, सीसीटीवी पुलिस ने देखा, पता चला कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई है, सिर्फ पथराव हुआ था। उसके बाद फिर बाद में ये सच सामने आ गया एक वीडियो के जरिए, जिसमें यह दिखा कि खान सर के बॉडीगार्ड ही फायरिंग कर रहे थे। और यही फायरिंग वाला वीडियो अब खान सर के लिए मुसीबत बन गया है, क्योंकि इसी वीडियो के आधार पर जिस गार्ड ने फायरिंग की थी, दो बॉडीगार्ड ने, उनको पुलिस ने पहले डिटेन किया, उनसे पूछताछ की और ये पूछा कि किसके कहने पर गोली चलाई, उनका जो आर्म्स लाइसेंस था उसको चेक किया। और उसके बाद पुलिस ने ये नतीजा निकाला कि ये जो फायरिंग हुई थी इसकी वजह कोई थी या नहीं थी, क्योंकि जो तस्वीर दिख रही है उस समय वहाँ हंगामा खत्म हो चुका था। तो फिर आखिर हवाई फायरिंग क्यों हुई? और इसी आधार पर अब खान सर के खिलाफ पटना के कदम कुआं थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है आर्म्स एक्ट के तहत। और इसके अलावा जो फायरिंग करने का मामला है, हत्या की कोशिश का मामला है, उसके तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है। तो अब देखना ये होगा कि खान सर अब इस पर क्या कुछ कहते हैं, क्या आगे इस एफआईआर के आधार पर खान सर की गिरफ्तारी हो सकती है। खान सर के कोचिंग में हम मौजूद हैं, अभी वो ऊपर के हिस्से में है, क्लास ले रहे हैं। जब से ये विवाद सामने आया है उसके बाद
कल से वो मीडिया के सामने नहीं आए हैं, लेकिन यहाँ पर एक वकीलों की टीम नज़र आई थी मुझे, तो जाहिर है अब उसकी तैयारी भी उन्होंने शुरू कर दी है, चूंकि एफआईआर दर्ज हो गया है। मामले की शुरुआत कहाँ से हुई थी, लेकिन उसमें नई नई बातें सामने आने लगी। झगड़ा क्या है? और आज झगड़ा एक CCTV ये वीडियो शुरू कैसे सामने हुआ आया, था? उसमें ये दिखा कि जी हाँ, आज उसकी पड़ताल में एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया और उस वीडियो में ये दिख रहा है कि जो ज्ञानबिंदु कोचिंग है, जो जिसके संचालक अभी जेल में हैं, उनके पोस्टर को फाड़ने की कोशिश की जा रही थी और उसी पोस्टर को जब फाड़ा गया था और जिस गार्ड ने फाड़ा था उसी गार्ड की पिटाई की गई थी। यानी ये दो कोचिंग संस्थान के बीच का झगड़ा मोटे तौर पर पोस्टर विवाद से जुड़ा है कि तुमने हमारा पोस्टर क्यों फाड़ा या हमारे बोर्ड के ऊपर तुमने अपना पोस्टर क्यों लगाया। तो शुरुआत इस तरह से हुई थी, लेकिन खान सर ने चूंकि जो बातें रखी मीडिया के सामने, उसमें उन्होंने कहा कि वो बहुत सस्ता पढ़ाते हैं, इसलिए बहुत लोग उनसे परेशान हैं और इशारा भी उन्होंने किया था ज्ञानबिंदु कोचिंग की तरफ से। लेकिन अब नई नई बातें सामने आई हैं, लेकिन मोटे तौर पर ये जो लड़ाई है दो कोचिंग संस्थानों के बीच की प्रतिस्पर्धा है और दोनों के बीच में जो एक पोस्टर को लेकर झगड़ा हुआ, लेकिन ये बात जो है अब आगे बढ़ती हुई काफी दूर तक बढ़ गई है। ठीक है नीतीश, बहुत शुक्रिया आपका। अब ये जो बात है कि ये दो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, देखिए एक व्यक्ति जो है बहुत नामचीन है खान सर, दूसरे वाले पटना में लोग जानते होंगे, बाहर तो उतना नहीं जानते। इनका क्लेम सर केवल इतना है, क्लेम टू फेम खान सर का क्या है, एक तो इनका पढ़ाने का तरीका, ये कनेक्ट बड़ा अच्छा करते हैं बच्चों को, बड़ी सादी भाषा में समझाते हैं जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं। और दूसरा ये दावा करते हैं कि मैं जितनी सस्ती और अच्छी शिक्षा दे रहा हूं वो कोई और नहीं दे रहा है। मतलब मैं बहुत कम पैसे में, बहुत कम फीस में पढ़ाता हूँ, ये इनका दावा। नहीं, मैं बहुत कम फीस में पढ़ाता हूँ, ये कहते हैं। इसी पटना में आनंद कुमार है सुपर 30 के, जो पढ़ाते हैं फ्री में, गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। आनंद कुमार जैसे टीचर भी है। और उसी पटना में इस तरीके से लोग हैं जो पैसों को लेकर जिस तरीके से एक प्रकार से गैंगवॉर कह सकते हैं कि आपस में मारपीट, आपस में जिस तरीके से प्रतिस्पर्धा हो रही है, जिस तरीके से पैसे कमाना, स्टूडेंट को लाना, दूसरे के स्टूडेंट जा रहे हैं तो उनके घर पर अपने स्टूडेंट्स भेजकर उसको कहना कि भाई वहां मत पढ़ो, आप खान सर के पास आओ, खान सर के स्टूडेंट वहां जाकर बुला रहे हैं, दूसरे बुला रहे हैं। इस तरीके जो व्यवसायीकरण कर दिया और जिस तरीके से पैसे बनाने का एक पूरा इन्होंने एक सिंडिकेट खड़ा कर दिया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि बच्चों के साथ, और बच्चे भी इसमें शामिल हो रहे हैं। जिस तरीके से बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि स्ट्राइक कर रहे हैं, कह रहे हैं हम बंद करें, कि बिहार बंद, पटना बंद बुलाने की मांग की जा रही है, जिस तरीके से स्टूडेंट आपस में लड़ रहे हैं दूसरे के खिलाफ। एक प्रोग्राम में, टीवी, एक फेमस टीवी प्रोग्राम में कपिल शर्मा के शो में बोल रहे थे कि अरबों रुपए हमको ऑफर हुए किसी ऑनलाइन बड़े क्या कहते हैं एजुकेशनल ऐप वाले ने, लेकिन हम नहीं गए, हमको पैसा नहीं चाहिए, खुद ही बंद हो गया। ऐसा कहा कि हमको पैसा नहीं चाहिए, पैसे से हमको वो नहीं। हाँ, आप कुछ कह रहे थे, मैं आ रहा हूँ सर। एक तो बड़ा मेरे लिए रहस्य है, आपने कहा तो इसका, ये जितने लोग सस्ते में पढ़ाते हैं कोचिंग, ये करोड़ों अरबों के मालिक हो जाते हैं। वॉल्यूम आती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अरे भाई कितना वॉल्यूम में आ गया कि सस्ते में भी पढ़ाते हैं, इनका बढ़ता चला जाता है, करोड़ों का टर्नओवर हो जाता है। सस्ते में पढ़ाएंगे तो फिर कहाँ रहेगा, तब तो पैसा भी नहीं रहेगा। वाले लोग नहीं है ये सर, बिलियनर्स। करोड़ों सर हम लोग के मुंह से इतना ही निकलता है, अब इतना ही निकलता है। लेकिन दूसरा नहीं, सही है सर, थैंक यू सर वो याद दिलाने के लिए, 2 बार आज याद दिलाया गया। लेकिन दोनों वरिष्ठ लोगों ने किया। लेकिन जो सबसे गंभीर बात है इसमें, फैजल खान ने दूसरे कोचिंग के संचालक को झूठे मामले में जेल भिजवाया। इस मामले में तथ्यों के साथ छेड़छाड़, गलत बयानी, इन सब के आधार पर इसको कम से कम 3 से 7 साल की सजा। अब देखिए आर्म्स एक्ट तो गंभीर मामला होता है, होनी ही चाहिए। सर एक शॉर्ट कमेंट, क्योंकि आगे बहुत सारी खबरें हैं। आप देखिए, जितना आप इनको सरल दिखा रहे हैं वो इतना सरल है नहीं। और मैं पटना में गया था तो मुझे बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के एक व्यक्ति ने कहा था कि यहाँ तक के दबाव डालते हैं कि बीपीएससी की परीक्षा किस दिन होनी चाहिए, किस दिन नहीं होनी चाहिए, सेंटर कहाँ कहाँ होना चाहिए, इस प्रकार के भी दबाव। अब क्या सच्चाई है क्या नहीं है मैं नहीं जानता, ठीक है, लेकिन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ये तो अभी नीट में ही साफ हो गया, ये तो होता ही है इसमें, क्या तो कोचिंग माफिया है, कोचिंग माफिया है, ये कोचिंग माफिया भी हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। ठीक है सर, ठीक है सर। आगे बात करेंगे हम राज्यसभा के लिए। कल बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार जो हैं वो फाइनल बता दिए हैं और इसमें बहुत सारी खबरें हैं, तो उसकी बात हम कर लेते हैं। जैसे पहले मैं आपको बताता हूं बीजेपी ने किन किन को टिकट दिया है, किन किन को टिकट नहीं दिया है, तो उससे ये पता चल जाएगा कि आगे की तैयारी जो है वो क्या है, क्योंकि अब ये भी तय माना जा रहा है कि मोदी मंत्रिमंडल में कुछ फेरबदल जो है वो होगा। तो जो लिस्ट है 11 प्रत्याशियों की लिस्ट है, इसमें बीजेपी ने
अरुणाचल प्रदेश से ताई तागाक को, गुजरात से राजू भाई शुक्ला, मुकेश भाई राठवा, मान सिंह परमान और जितेंद्र मेघजी भाई कंजारिया को बनाया प्रत्याशी। मध्य प्रदेश से तरुण चुग जो महामंत्री हैं, रजनीश अग्रवाल, इनको बनाया। एक बड़ा वीडियो, बहुत बढ़िया वीडियो रजनीश अग्रवाल जी का डाला था इन्होंने, त्रिपाठी जी ने, बहुत अच्छा था वो। उसमें ये कह रहे हैं कि मैं तो दिल्ली हैरान थे और खुशी के मारे लगभग सांस फूल रही थी खुशी में कि भाई मैं तो दिल्ली भी नहीं गया, मैंने तो फोन भी नहीं किए, मेरी पार्टी ये ऐसी पार्टी है जो बिना मांगे कार्यकर्ता को दे देती। इनको मिला। राज्यसभा के ओडिशा उपचुनाव के लिए देवाशीष सामंत रॉय बीजेडी छोड़ के इस्तीफा दे के आए थे, तो अब इन्हीं को दे दिया, तो ये मतलब बीजेपी के मेंबर हो जाएंगे। ये हैं वहीं गुजरात में बीजेपी ने 4 सीटों पर कैंडिडेट दिए, 4 के जीतने की बिल्कुल तय माना जा रहा है कि जीत जाएंगे। 2 केंद्रीय मंत्रियों का नाम इसमें नहीं है, यह है रवनीत सिंह बिट्टू और जॉर्ज कुरियन। रवनीत बिट्टू ने खुद कहा कि मैं तो बोरिया बिस्तरा बांध लिया और मैं जा रहा हूं अब पंजाब, तो पंजाब के चुनाव में चले जाएंगे। और जॉर्ज कुरियन को यह माना जा रहा है कि केरल के चुनाव के लिए इनको राज्यसभा दी गई थी, अब वो टर्म खत्म हो गया, चुनाव भी हो गया, तो चुनाव भी हार गए सर, ये बुरी तरह के चुनाव, चौथे नंबर पे रहे। विधानसभा चुनाव में भी टिकट दिया, तो ये इनकी कहानी वहां खत्म हो गई। तरुण चुग, अब तरुण चुग को क्या पास भी जिम्मेदारियां ठीक दी जा रही हैं उनको भी, तो उनको वहां भेजा जा रहा है। संगठन में फेरबदल के वक्त भी ये माना जा रहा था कि तरुण चुग को नहीं हटाया जाएगा, बाकी जो बदलेंगे उसमें। विनोद तावड़े एक और राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो राज्यसभा में आ चुके हैं और पहले से ही ये जी राजस्थान से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को राज्यसभा भेजा। हाँ, जाट 2 भेजे, सतीश पूनिया को भेजा और अलका गुर्जर को भेजा। तो जाट गुर्जर समीकरण जो राजस्थान का है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, हरियाणा के प्रभारी है, पार्टी के अध्यक्ष रहे और हरियाणा में उनकी बड़ी भूमिका रही। हरियाणा और बिहार दोनों में कह रहे हैं कि इनका हरियाणा में ज्यादा बड़े काम किया उन्होंने, तो इनको और वो राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष रहे बीजेपी के। हालांकि वो खुद चुनाव हार गए थे आमेर में। और इसके अलावा सुनील बंसल जी का नाम नहीं है, अकेले सुनील बंसल है। हाँ, जो उनका नाम बड़ी जिम्मेदारी की सूची में नहीं है, वो उनको बंगाल की जीत का क्रेडिट भी दिया जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा 2 और ऐसे केंद्रीय में मंत्री हैं, वो राज्यसभा वाला मामला नहीं, लेकिन मंत्री हैं जो प्रदेश अध्यक्ष बन गए, हर्ष मल्होत्रा और पंकज चौधरी यूपी वाले। तो 1 मैन 1 पोस्ट का सिद्धांत लागू होगा यहाँ पर, तो ये लोग भी जो हैं, तो मतलब 4 नाम तो सीधे दिख रहे हैं, चारों राज्य मंत्री होंगे, चारों राज्य मंत्री। ये तय है कि ये मतलब हर्ष मल्होत्रा और पंकज चौधरी भी मंत्री परिषद के दायित्व से मुक्त होंगे। उसके पीछे वजह बड़ी साफ है। एक तो हर्ष मल्होत्रा का इस्तेमाल पंजाब में भी होगा, रवनीत बिट्टू को तो भेजा ही जाना है वहां पंजाब में, हालांकि रवनीत बिट्टू के लिए बड़ी चुनौती होगी कि अपने दम पर वो जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, लेकिन फिर भी एक। और तरुण चुग का क्या है, तरुण चुग पारिवारिक तौर पर संघ के स्वयंसेवक का परिवार है, पूरी तरह से रहे, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की इनकी पृष्ठभूमि है। अभी के संगठन के काम के लिए जाने जाते हैं, कोई मास लीडर नहीं है, कोई प्रभाव उस तरह का नहीं है, लेकिन जो संगठन कहता है वो काम करते हैं, यानी पूरी तरह से वो काम वाले हैं। मध्य प्रदेश से इनको दिया गया। और जो रजनीश अग्रवाल हैं, जरा सचमुच उनको सोचिए, और चूंकि मैं थोड़ा बहुत जानता हूं तो उनको तो कतई कल्पना नहीं रही होगी, लेकिन उनकी बातों में वो दिख रहा है कि वो दिख भी रहा, वो कह रहे हैं कि ईश्वर साक्षी है कि मैं कभी दिल्ली नहीं गया, मैं कभी किसी नेता के दरवाजे नहीं गया, और उनको टिकट दे दिया गया। सतीश पुनिया का बड़ा क्लासिक मामला है। सतीश पुनिया चुनाव हारे, सतीश पुनिया प्रदेश अध्यक्ष है, लगा कि अभी क्या करें, लेकिन हर चुनाव में उनको सेंट्रल टीम से जिम्मेदारी देके भेजा जाता था। तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सारे जो समीकरण है इसमें वो ठीक करने की कोशिश। सुनील बंसल जी का नाम क्यों नहीं है, खुद ही नहीं चाहते हो? सुनील बंसल जी को मतलब मेरी अपनी जो समझ कहती है, जो मैं बंसल जी को पिछले मतलब कम से कम 1.5 दशक से तो अच्छे से जान, 2.5 दशक हो गया जानते हुए, वो शायद कुछ बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, और उस लक्ष्य में राज्यसभा में चले जाना बाधा है। सीधा बता दूं, बीएल संतोष की जगह वो जगह बनाने की संभावना उनकी सीधा गणित बिल्कुल कि वो ये कहीं नियम है कि संगठन महासचिव किसी हाउस में नहीं जा सकता? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं गया, आज तक तो नहीं गया। सर, कांग्रेस की लिस्ट की बात कर लेते हैं, मतलब इसमें कोई सरप्राइज जैसा नहीं है। वैसे इसमें एक जानकारी जोड़ देता हूं, जब रामलाल जी के बाद बीएल संतोष जी बने थे, तो सुनील बंसल को एक तरह से ये राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री के तौर पर चाहते थे। अच्छा। लेकिन संघ का एक तरह से कहें कि सहमति नहीं बन पाई, तो उनको महामंत्री बनाकर दिल्ली केंद्र दे दिया, और वो सारे प्रभार दे दिए जो अभी सुनील बंसल के पास हैं। और सुनील बंसल ने खुद को प्रमाणित किया, लगातार प्रमाणित किया। आज की तारीख में अमित शाह के सबसे विश्वस्त व्यक्ति है, और संगठन के लिए तो मतलब काम करते ही। कांग्रेस की लिस्ट में कर्नाटक से एक और नाम था कविता पाटीदार को राज्यसभा भेजा था भारतीय जनता पार्टी ने, कविता पाटीदार को। उसके पहले वो भी ओबीसी से आती, और वो ऐसी थी कि वो तो पार्षद का टिकट मांग रही थी,
फिर कह रही थी मुझे एमएलए का कम से कम टिकट दे दो, पार्टी ने सीधे उसको राज्यसभा भेजा। जब तो उसको ये बात फोन कह गया, सकते हैं कि बीजेपी वाकई ईमानदारी निश्चित से रूप से अपने जब- कार्यकर्ता का परिश्रम देख के निश्चित रूप से नहीं, उसको बीडी उसको शर्मा थोड़ा जो जोड़िए। प्रदेश अध्यक्ष थे, बीडी शर्मा ने फोन करा कविता पाटीदार को, आपको राज्यसभा भेज रहे हैं, तो उसको लगा कि मेरे से मजाक किया जा रहा है। अच्छा, उसको बाद में जब दिल्ली से फोन किया तब उसको लगा कि हाँ मुझे भेजा गया। उसका मतलब है कि पार्टी को कब कहाँ किसकी कैसे जरूरत है वो पार्टी इम्पोर्टेंट। खुद चिंता करे ना, पार्टी खुद कार्यकर्ता चिंता, की हाँ। सवाल ये है। इस समीकरण में कब कौन कब सेट कौन हो रहा होगा? है ठीक है। और वो कार्यकर्ता है तो उसको वार्ड कुछ ना कुछ वार्ड मिलेगा। मेंबर भी राज्यसभा एमपी बन सकता है, और जिसको लोकसभा का टिकट नहीं मिल रहा वो राष्ट्रपति भी बन सकता है। तो ऐसा बहुत बार होता है पार्टी में। अब क्या जरा आप बीच में बात छोड़ देते हैं। नहीं, मैं बता देता हूँ, ये पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की बात जी की बात। चलो ठीक। कांग्रेस की लिस्ट में कर्नाटक से मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो अभी पार्टी अध्यक्ष हैं, ठीक है, चलिए उनकी रिपीट होगी सीट। पवन खेड़ा जी को राज्यसभा दी जा रही है, तपस्या पूरी कर्नाटका होगी। से दी जा रही है। तपस्या पूरी होगी। तपस्या उनकी सफल होगी। आज कोई बहुत उदास होगा, आज कोई बहुत उदास होगा। वो साथ साथ नहीं होगा। वो साथ अभी गलत हुआ है सही मैं नहीं जानता, लेकिन आज कोई बहुत उदास है। हालांकि वो राजस्थान से चाह रहे थे सर। आपके तंज से यहाँ सब कोई परिचित है कि आप किसके बारे नहीं, में बात तंज कोई नहीं कर रहा, शायद महिला प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं। चले, मंसूर अली खान कर्नाटक से तीसरे हैं। लेकिन पवन खेड़ा साहब को राजस्थान की बजाय वहां से भेजा गया। राजस्थान से राजस्थान से भेजने है, वाले वो थे। मेवाड़ से हैं, वो उनको राजस्थान से भेजा जाता है। वहां नीरज डांगी साहब को भेजा। नीरज डांगी जी नीरज डांगी राजस्थान से। रिपीट किया, दलित है, रिपीट किया। नीरज डांगी की अभी फिलहाल क्या क्या सांसद है, जिम्मेदारी? राज्यसभा सांसद है, नहीं जिम्मेदार नहीं, अदरवाइज दलित है, 3 बार चुनाव हारे हुए राजस्थान नहीं, के। सांसद समीर जी है, के लेकिन मित्र अशोक इनके- गहलोत के करीबी इनके हैं। चयन समीर पर- जी के मित्र हैं वो। इनके चयन पर कहा जा रहा है कि सबसे खराब चयन कांग्रेस पार्टी ने ये किया है। मीनाक्षी नटराजन मध्य प्रदेश से ही तो पहले भी रह चुकी है। पहले भी रही है, सांसद रही है मंदसौर से। लोकसभा भी मध्य प्रदेश से तेलंगाना निकल की जाएगी प्रभारी सीट? है, तेलंगाना की मध्य प्रदेश से सीट निकल ये जाएगी। राहुल निकल गांधी जाएगी। की नो, अगर तोड़ सकती है अगर राहुल भारतीय गांधी जनता की पार्टी, कोर टीम संभावना वाले लोगों कम में है से है इसकी। मीनाक्षी। और प्रवीण चक्रवर्ती तमिलनाडु से, इनको क्रेडिट खैर दिया जा गेटा रहा है वाले। कि इन्होंने ही विजय के साथ गठबंधन कराया है। तो ये हो गए। और प्रणव झा झारखंड से, प्रणव झा हार सकते हैं। खड़गे ये साहब की मुश्किल टीम में है, है। मुश्किल ये हार सीट गए है। सर, ये हारेंगे क्योंकि 28 सीटें चाहिए, वो वोट चाहिए जीतने के मुश्किल लिए। सीट है। ये एडवाइजर रहे 28 हैं वोट ही है कांग्रेस के पास झारखंड को मिला खड़गे के। साहब के। अगर भारतीय जनता पार्टी विजय जी सोमवार को बता उम्मीदवार खड़ा कर दे, विजय जी बता पाएंगे, समीर जी बता सकते हैं, इसमें जय जगत वाले कितने हैं? जय जगत वाले ही लोग हैं। मीनाक्षी वगैरह सब उसमें से हैं। मीनाक्षी, प्रणव झा, प्रवीण चक्रवर्ती प्रवीण चक्रवर्ती और जयराम को, उनको जयराम कर रहा हूं, पवन खेड़ा को भी पवन जोड़ खेड़ा को भी सकते मान हैं। सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग तो राहुल कांग्रेस आप बोलते हैं, आज आप जय जगत बोल रहे हैं। जी नहीं, तो ये सारे राहुल गांधी कांग्रेस ही। राहुल गांधी की टीम है ये तो सारी जैसे की सारी। मल्लिकार्जुन खड़गे 82 कांग्रेस 83 राहुल इयर्स में गांधी जा रहे हैं के- राज्यसभा 84 सर आप मुझे बताइए, वो प्रेसिडेंट है, उनको राष्ट्रीय नहीं- उनको अध्यक्ष है, nominate आप नहीं करते। होता तो बेटा फिर आप मंत्री बन गया ना सर, बेटा कैबिनेट मंत्री बन गया है, आप गृह राष्ट्रीय मंत्री बन अध्यक्ष गया को नहीं बेटा। देते तो फिर आप दामाद जाते आपका हो या तो वो सांसद पहले है। राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस्तीफा सर, देते। दामाद आपका सांसद है गुलबर्गा से, आपका दामाद सांसद है, बेटा कैबिनेट मंत्री। लाइए, अच्छा मैं उसकी बात भी कर लेता हूं। ये अलग झगड़ा चल रहा है वहां पर। आपको मालूम है कर्नाटका में अभी 2 दिन हुए नहीं देते तो आप- शपथ हुए, और दूसरे नहीं 2 दिन के बाद पहला इस्तीफा भी हो गया है। पहला इस्तीफा भी वहां पर हो गया है। वो इस्तीफा हुआ है जी, मेरे ख्याल से जी मैं अगर सही हूं तो ये रामलिंगा रेड्डी जी का। इनको अपना पसंद नहीं आया पोर्टफोलियो, मेजर और मीडियम इरिगेशन, सिंचाई मंत्री बना दिया इनको। तो उनका हम ये करने आए हैं, उनका हम नहीं खेलते, इस्तीफा दे दिया इन्होंने। और दूसरी इसमें खबर ये निकली कि परमेश्वर जी को रेवेन्यू और स्पोर्ट्स मिल गया है, और होम जो है वो प्रियांक खड़गे जी को मिला है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बेटे प्रियांक पूरा को जो पॉलिटिकल बैलेंस हो गया। होम मिनिस्टर बना दिया गया। एलिवेशन तो है, अब होम मिनिस्टर बना दिया और पावर्स छीन ली। उनको होम मिनिस्टर बनाया गया एक्सक्लूडिंग इंटेलिजेंस, मतलब खुफिया विभाग उनके पास नहीं रहेगा। खुफिया विभाग ही करता है सब कुछ, वो तो सीएम के पास खुफिया विभाग सीएम ने अपने पास लेकिन रखा है। एक तरह से डीके ने सबको कट टू साइज कर दिया ना। उप मुख्यमंत्री को गृह मंत्रालय ने दिया, प्रियांक खड़गे को गृह मंत्रालय दिया तो इंटेलिजेंस नहीं दिया। तो एक तरह से डीके शिव कुमार को बहुत अच्छे से पता है कि कौन है जो बदमाशी कर सकता है उनके साथ, उसको कट टू साइज कर दिया। नहीं, लेकिन इसको यतीन पैसे भैया को अर्बन डेवलपमेंट दिया तो वहां सेक्रेटरी अपने भरोसेमंद को बिठा दिया कि जिससे वो यतीन के ऊपर इसको पूरा पावर कंट्रोल बैलेंस लगे। भी कह सकते वो हैं। किसी और को मांग रहे थे प्रियांक सेक्रेटरी के खड़गे रूप में, को होम तो मिनिस्ट्री सबसे भरोसेमंद खड़गे आदमी को साहब वहां के भेज बेटे दिया। हैं। तो इंटेलिजेंस भले ना दिया हो, लेकिन सारे एसपी जो पुलिस कमिश्नर है, वो सब लोग तो एडमिनिस्ट्रेशन तो उनको रिपोर्ट करेगा। और रेवेन्यू सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, वो जी परमेश्वर को दे दिया है उन्होंने। ये नीतीश मॉडल है। फाइनेंस अपने पास रखा है। देखिए, आपने देखा होगा कि डिप्टी सीएम तो बनाया, नीतीश जी ने डिप्टी सीएम बनाया, लेकिन होम नहीं दिया। समझ गए? दूसरी बार में जाकर के जब सम्राट जी को होम दिया था, नहीं तो पहले कहाँ देता था। नीतीश जी तो होम अपने पास ही रखते थे। जी दूसरी बात, दे भी जब दिया था तो कहीं बिहार में कहा जाता था कि सारी फाइल जो है वो मुख्यमंत्री आवास के थ्रू होकर ही गुजरती है।
तो अल्टीमेट पावर जो है उस मामले में भी नीतीश जी ने अपने पास ही रखा तो यहाँ था। डीके ने अपने पास इंटेलिजेंस वाला पार्ट जो है नीतीश जी ने अपने पास ही रखा था। इनके तो मुझे पूर्व लगता है मंत्री उस- हैं, वो तो पूर्व वही मंत्री लगता है। रहे 5 बार के 3-4 5 बार के विधायक हैं। उन्होंने पब्लिकली मीडिया में बाइट दे के मतलब बयान दे के मांग की है कि कम से कम 5 मुस्लिम मंत्री बनाने चाहिए। ये तो करना चाहिए, कायदे से तो करना चाहिए। अभी एक ही भाई, बनाया है। जब मुसलमानों की पार्टी है, मुस्लिम इतना वोट कर रहे हैं, कर्नाटक के अंदर मुसलमान उनके साथ खड़े होते हैं। कर्नाटक में उन्होंने मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन देने का वादा भी किया था। उस वादे पर वो थोड़ी देर चले भी, लेकिन पैर पीछे खींच लिए। बाकी जगहों पर मुसलमान उनके साथ खड़े रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि वाकई मुसलमानों के वोट बैंक को इंटैक्ट रखना है, तब तो लेकिन उनको डीके करना की चाहिए छवि वैसी मुसलमान नहीं है का। सर। डीके हिंदू नेता नहीं, के दबाव रूप में बना रहे आता है, भाई। वो मैंने कभी नहीं देखा डीके पूजा किसी करते भी हैं राज्य मंदिरों में कोई वो बहुत सीनियर मैंने- मंत्री हैं, मैंने- आप टाइम नहीं तो मैं आपको बयान सुना देता। पूर्व मंत्री हैं और कई बार के विधायक हैं, खुलेआम आकर के कहें कि मेरे समाज से इतने लोगों को बनाओ। नहीं, हमने बड़ा साथ दिया है। मैं कोई और नेता ऐसे जाकर नहीं कहता है। समीर जी की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं। जो तेलंगाना वाले मुख्यमंत्री हैं ना, वो पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रहे थे और बड़े बड़े एक्टिव थे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में। जब तेलंगाना नहीं बना था तो उस समय जब पूरा आंध्र प्रदेश था तब, तो वो क्या उनका हृदय परिवर्तन होता, तो हृदय परिवर्तन तो होते रहता है ना। चलिए जरा एक खबर अभी अभी आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान, वो विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम में बोल रहे थे जन्मदिन भी और उन्होंने ऐसी एक बात बोल दी कि वहां लोग हंस पड़े। खुद योगी जी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जब योजनाओं को आगे बढ़ाती है तो कई तरह की चुनौतियां सामने आती हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि हमने हर घर नल योजना को आगे बढ़ाया तो पता चला कि कोई टोटी चोरी करके ले जा रहा है। हमने हर घर नल की योजना को आगे बढ़ाया, पता लगा कोई टोटी चोरी कर रहा है, कोई अन्य प्रकार से उसको नुकसान कर रहा है। खुला है तो खुला हुआ है। अब वो खुद ही हंस पड़े और तो लोग क्या कहेंगे। लोग सब उसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो समझ रहे हैं। एक राहुल गांधी की तस्वीर भी आई है, वो भी दिखा दिए। राहुल गांधी अंडमान निकोबार पहुंचे हैं, वो स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं। समंदर के अंदर जाकर के नीचे तैरना, स्कूबा डाइविंग पूरा उसका गियर होता है। बड़ा सुंदर जगह है सर। ये स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं राहुल गांधी। अब काम निपट गया ना, वहां डीके वाली सरकार भी बन गई, सब बन गया। उनको क्या ले देना है कि वहां इस्तीफा ही दे दिया मंत्री ने। तो अंडमान वाकई बहुत खूबसूरत है। मैं तो 5-6 अच्छा, बार उनको इस बात से भी क्या लेना देना कि डीएमके ने कह दिया है कि हम इंडिया गठबंधन की मीटिंग में नहीं आएंगे। उन्होंने ये भी कह दिया कि हम इनके साथ बैठेंगे भी नहीं। ये राहुल जी को सबसे क्या मतलब? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, एक तो जो सुंदर लग रहा है पहले उस पर बात कीजिए, आप लोग दूसरी तरफ चले जाते हैं। ये राजनीति का समय नहीं है। राहुल जी देखिए ये करते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। अपना स्वाभाविक सहज काम जब कोई करता है तो प्रसन्नतापूर्वक मन अच्छा होता है, बढ़िया लगता है। राहुल जी अच्छे लग रहे हैं। अब इसमें भी आप लोग मीन मेख निकाल रहे हैं। अच्छा नहीं लग रहा सर, मैं गलत कर रहा हूं तो बता दीजिए। मेरे को तो अच्छा भी लग रहा है और सहज भी है। मैं हर बार कोई उनकी छुट्टी पर जाने पे किसी के भी कोई आपत्ति वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, खुद ही कह दिया हर बार छुट्टी पे जाने पे। छुट्टी पे जाते क्यों है भाई? छुट्टी पर जा रहे हैं, लेकिन ठीक है, अच्छा है। इस सहज रहना चाहिए ना, सहज रहना भी जरूरी है। नहीं, वो बहुत अच्छे डाइवर भी हैं, समझे? नहीं, वो उनको वो मतलब ही इज एक्सपर्ट एट मेनी थिंग्स। भाई इनको जहाज चलाना भी आता है। मालूम है, पॉलिटिक्स मालूम है। ये इस पर बहस हो सकती है। नहीं, ये तो कैसी बातें कर रहे हैं आप? देख रहे हैं कि डीएम से हटा करके अपनी सरकार वहां पर बनवा ली साथ में। अच्छा, वो सीट वाले पे खबर आपको पता है क्या है? संगीत जी कंफर्म कर देंगे। वो डीएमके के सांसदों को टीएमसी के सांसदों की सीटें दी जा रही हैं। अब ये पहली रो में बैठेंगे अब डीएमके के लोग, तो ये भी है कि टीएमसी वालों की सीट भी पीछे कर दी है। नहीं, अब डीएमके ने जिस तरीके से कहा है कि भाई मुद्दे आधारित हम समर्थन देंगे, और जिस तरीके से कांग्रेस का मोह भंग हुआ है डीएमके का और डीएमके के, तो स्टालिन के बेटे ने कल बोला है कि अब कभी जिंदगी में कांग्रेस से हम गठबंधन नहीं करेंगे। बहुत बड़ा धोखा कांग्रेस ने हमारे साथ किया है। तो मुझे लगता है कि अब डीएमके और जिस तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को जरूरत है महिला आरक्षण बिल अभी पास कराने के लिए, और कहा जा रहा है कि हो सकता है अगले सत्र में ही भारतीय जनता पार्टी उसे फिर लेकर आए अभी मानसून सत्र में। तो मुझे लगता है कि डीएमके एक बड़ी भूमिका होगी उसमें अगर समर्थन। डीएमके ट्रेजरी बेंचेस की तरफ भी बैठ सकती है सर कभी? नहीं, अभी तो ट्रेजरी बेंचेस सपोर्ट करने के लिए तो आएगी, लेकिन अब ट्रेजरी बेंचेस को सपोर्ट करेगी, सपोर्ट करेंगे। अब ये राजनीति दूसरी हो गई ना, अब तो दूसरी तरह की झगड़े वाली आप इस तरह से तंज में मत कीजिए कि टीएमसी के लोगों को पीछे भेज दिया, वो भी आगे आ
आ जाएंगे? हाँ नहीं आ ही जाएंगे, लेकिन सच में सुंदर लग रहा है सब। नहीं, बहुत तस्वीर बढ़िया बहुत लग रहा है, सुंदर लग बहुत रही है, अच्छा लग रहा है। अच्छी तस्वीर लग रही है। अंडमान जाना चाहिए अंडमान सब बहुत लोगों को, खूबसूरत बिल्कुल जगह जाना है चाहिए। सर। ट्रम्प कुछ अरसे के बाद भारत के बारे में बोले और भारत के लिए एक खराब बात और एक अच्छी बात भी बोली है। ट्रम्प ने मोदी का नाम लिया कि एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया कि भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील होने वाली है उसके बारे में क्या सोचा गया है। तो ट्रम्प ने कहा, देखिए आपके देश ने हमें बहुत लूटा है, हमें हमेशा टैरिफ की आपने हायर टैरिफ हमसे वसूले हैं, लेकिन अब हमने इसको बदल दिया, इसको हमने रिवर्स कर दिया और अब हम और इंडिया मिलकर बहुत पैसा बना रहे हैं। कौन बना रहा है पैसा? सिर्फ वो बना रहे हैं, कहना चाह रहे थे या दोनों के लिए कहना चाह रहे थे कि मुनाफा है दोनों को। और फिर उन्होंने कहा कि लेकिन फिर भी मैं आपके साथ डील करूंगा, मतलब आपके देश के साथ मैं ट्रेड डील करूंगा। उसकी वजह उन्होंने बताई। उन्होंने कहा क्योंकि आपके देश के प्रधानमंत्री को मैं बहुत पसंद करता हूं, नरेंद्र मोदी मेरे दोस्त हैं, इसीलिए मैं बावजूद इसके कि भारत ने अमेरिका को बहुत हाई टैरिफ के साथ लूटा, मैं इंडिया के साथ ट्रेड डील करने जा रहा हूं। India for years took advantage of this country. They charged us tremendous tariffs, and they paid nothing. And now it's the exact reverse. And we're making a lot of money with India, but we'll get to a deal. Because I like your Prime Minister a lot. He's a good friend of mine. Get along great, and we're going to make a deal. We have a very good relationship. अब जहां तक इस ट्रेड डील का सवाल है तो इसके बारे में खबरें बहुत सारी आ रही हैं। इनके रिप्रेजेंटेटिव भारत में आए हुए हैं और उनकी पीयूष गोयल के साथ मुलाकात शायद आज होनी है। और ये भी खबर है कि ट्रेड डील जल्द हो सकती है। उसकी टाइमलाइन तो कोई नहीं दे रहा, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि ये टाइमलाइन कुछ महीनों से ज्यादा नहीं होगी, मतलब साल नहीं बदलेगा, उससे पहले ये काम हो जाना चाहिए, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। क्योंकि मामला ये काफी अरसे से अब ये अटका हुआ मामला है। अब ये ट्रेड डील ट्रंप कह रहे हैं कि मैं मोदी की वजह से करूंगा, वरना भारत के लिए जो उन्होंने कहा उसको तारीफ तो नहीं कहा जा सकता। सर बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जो बात वो कह रहे हैं वो गलत बात भी नहीं कह रहे हैं। मतलब हमें खराब लग रही हो, लेकिन इसको आप ताकत की तरह से भी देखिए कि भारत ने जो टैरिफ डील जो चल रही थी भारत की, उसमें भारत मजबूत पक्ष की तरफ था, समझे। हम लोग ज़्यादा फायदे में थे और वैसे भी ट्रेड को भी देखें तो अमेरिका के साथ हमारा फायदेमंद रिश्ता रहा था, लेकिन उसको बदलना चाहते हैं ट्रंप साहब। ये भी ठीक बात है क्योंकि वो अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के तो है नहीं, लेकिन अब जो वो डील कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री के नाम दोस्ती से कहाँ जाना चाहते हैं? क्या वो भारत के फायदे के साथ दोस्ती की जिक्र कर रहे हैं ट्रंप टैरिफ डील का? ऐसा नहीं लग रहा। अभी जो टैरिफ डील होगी उसमें भारत कितनी कर सकता है? ये 4-5 दिन अभी बैठक होनी है, पूरा का पूरा एक ग्रुप आया हुआ उनका टैरिफ पर बात करने के लिए। तो ये मुझे बताइए, कॉमर्स मिनिस्ट्री का ये प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करते हैं बार बार, ये कुछ ऑर्केस्ट्रेटेड है क्या? ये अभी वहाँ इंडियन एम्बेसी में, मतलब यूएस एम्बेसी में प्रोग्राम हुआ, फंक्शन हुआ, तो इन्होंने फोन से वहां से कहा आई लव मोदी, आई लव इंडिया। इनके जो एम्बेसडर है वो कहते हैं कि ट्रंप को ये याद रहता है कि मोदी ने बुरे वक्त में भी उनका साथ नहीं छोड़ा। तो ये और बार बार ये बात कहते हैं, लेकिन जो मुद्दे की चीज है उस पर आगे बढ़ते नहीं है। उस दिन भी हम लोगों ने जिक्र किया था कि वो जो बोलते हैं ठीक है, लेकिन अब दूध से हम इतने जले हैं कि क्या कर सकते हैं। और मैं उनसे बहुत उम्मीद नहीं करता कि वो भारत के फायदे के लिए कोई बड़ा काम करेंगे, बिल्कुल नहीं उम्मीद करनी चाहिए, है ना। और वो अपना रास्ता निकालने के लिए प्रधानमंत्री जी की तारीफ करते रहते हैं। हमें तो अच्छा ही लगेगा प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, तो कोई वो बात नहीं है, लेकिन उसका क्या प्रैक्टिकल टर्म्स में रिजल्ट के तौर पर, रिश्तों के तौर पर, ट्रेड डील के तौर पर, वीज़ा के तौर पर, बहुत सारी चीज़ हो गई अब तो अमेरिका और भारत के बीच में, जिनमें से कोई भी चीज भारत के फेवर की नहीं हुई। देखिए ऑप्टिक्स में तो ये काफी प्रयास कर रहे हैं, बयान मार्को रूबियो का 4 दिन के लिए आना यहाँ पर, लेकिन जहाँ जो मीट ऑफ द मैटर है 4 दिन का जो बयान वो था उनकी यात्रा, वो भी केवल ऑप्टिक्स के लिए थी। वो तो अपनी पत्नी के साथ घूम रहे थे आगरा और जयपुर। त्रिपाठी जी बताएं, मैं कह रहा हूँ मीट ऑफ द मैटर कहाँ है, मुद्दे की बात इसमें? नहीं, देखिए मुद्दे की बात जो है वो तो चल रही है, उसका ट्रंप की बयानबाजी से कोई बहुत लेना देना नहीं है। और जो पीयूष गोयल ने कहा था कि सिर्फ कॉमा फुल स्टॉप का मसला है, ये दरअसल ट्रंप का एक मतलब कह सकते हैं कि एक सुप्रीमेसी फोबिया है ट्रंप को, कि सब के बाद उनको ये दिखाना है। अब ये जो पूरी डील है, इस डील की लगभग शर्तें तय हो चुकी हैं, उसमें बहुत कुछ बचा नहीं है। जो कुछ रियायत भारत को देनी है वो रियायत दे चुका है, जो अमेरिका को रियायत देनी है वो अमेरिका दे चुका है। जाहिर है जब हम कह रहे हैं कि हम ट्रेड डील की तरफ बढ़ रहे हैं, टैरिफ का रिजीम है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो ट्रंप कह रहे हैं कि चूंकि लंबे समय तक हम उस एक तरह से कहें कि उनका हमारे यहां जो इंपोर्ट था उस पर चार्ज करते थे, हम जो एक्सपोर्ट करते थे उनके यहां चार्ज कम था, मतलब इसको ऐसे समझें।
तो अब वो बदलना चाहते हैं। लेकिन ट्रेड डील का मतलब ये होगा कि दोनों देशों के इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो ड्यूटी होगी यानी टैरिफ जो होगा वो लगभग 0 से 10 के बीच में रह जाएगा, यानी कोई भी ऐसा आइटम नहीं होगा जिसपे बहुत ज्यादा टैरिफ लग रहा होगा। अब इसमें सवाल एक दूसरा है, क्या भारत के पास वो आइटम्स ज्यादा होंगे उस समय जिससे वो ट्रेड सरप्लस अपना बनाए रहे हैं, क्योंकि लगभग $44 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है, तो उसको बनाए रखेंगे क्या? इसीलिए भारत लगातार कोशिश कर रहा है। वो आपको एप्पल एक प्रतीक के तौर पर दिखता है, लेकिन ये बहुत बड़ा है, क्योंकि आज की तारीख में हम अमेरिका में जितना एप्पल फोन बिकता है वो चाइना के बजाय भारत से जा रहा है लगभग। तो ये एक चीज है, लेकिन दूसरी सारी चीजें तो हमारे लिए क्या वो बाजार आ जाएगा? फिर एक खतरा दिखता है जिसको हम लोग बार बार सुनते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारा एग्रेरियन जो एग्रीकल्चर वाला है, उसमें डेयरी और एग्री में हम कहां जाएंगे, बाकी सब कुछ ये डील हो चुकी है, लेकिन इनके सुप्रीमेसी फोबिया की वजह से ऐसा बयान देते हैं तो कुछ समय के लिए और टल जाती है। अच्छा, एक ही दिन रशिया के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत और मोदी का नाम लिया, पुतिन ने भी भारत की बात की। पुतिन बड़ा खुल के बोल रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स के ऊपर। अब देखिए पुतिन ने क्या कहा। उन्होंने भारत की विदेश नीति का वैसे तो खुलकर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि भारत एक महान देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और रूस भारत को अपना विश्वस्त पार्टनर मानता है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है और उन्होंने कहा ये बिल्कुल ठीक है। अमेरिका के साथ उसके संबंध हैं, तो उनकी इस इंडिया अमेरिका की पार्टनरशिप पर उन्होंने कहा कि हमें कोई हमारे और उनके रिश्तों पर असर नहीं पड़ता, इससे हमारा रिश्ता अलग है, स्पेशल है। और उन्होंने कहा कि ये 1-2 दशक का रिश्ता नहीं है, ये कितना पुराना रिश्ता है। उन्होंने कहा कि जीडीपी के मामले में भारत 3रे नंबर पर है, रूस 4थे नंबर पर, तो दुनिया में 4 ही तो एक महाशक्तियां आर्थिक तौर पर हैं, अमेरिका, चीन, भारत, रूस। उन्होंने 4 को माना। तो उन्होंने कहा कि अब सब अपना अपना हित ध्यान में रखकर काम करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत पर, नरेंद्र मोदी का नाम लिया कि नरेंद्र मोदी पर दबाव बनाने की कोशिश करता है और इससे कुछ हासिल नहीं होगा। Question was seemed a bit strange to me. You said that the cooperation between India and the US creates difficulties in the relations between Russia and India. I don't think that this is the case. Distinguished scholar, why would you think that? We're ready, that we're glad that India is developing its relations with all the countries. It's a great country, 1.5 billion people, a large economy, the largest democracy. As many people say, of course, the US are trying to put pressure on India in some matters. For example, when it comes to cooperation with Russia on some tracks. But everyone has understood that putting pressure on Narendra Modi, that has the largest population in the world, is detrimental for international relations and for bilateral relations. It doesn't matter where this pressure comes from. तो कह रहे हैं कि मोदी पर दबाव बनाना जो है वो नाहक है। अच्छा, इन्होंने सर इंडिया पाकिस्तान की भी बात की है। जैसे इन्होंने कहा कि हमारे रिश्ते यूएस और अमेरिका के रिश्तों से अलग हैं, मतलब 2 अलग अलग बातें हैं। इन्होंने कहा कि हम ये जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर की क्या इंट्रिकेसीज हैं, वहाँ क्या दिक्कतें हैं, लेकिन पाकिस्तान वही इंपॉर्टेंट, वो कह रहे हैं कि मैं ये नहीं मानता कि पाकिस्तान पूरी तरह चाइना के कंट्रोल में है। ये कहना गलत होगा, पाकिस्तान भी एक बड़ा देश है उन्होंने कहा। और जहां तक चीन और भारत के बीच तनाव का सवाल है, तो उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट शी और पीएम मोदी ये दोनों कोशिश कर रहे हैं कि एक भरोसा स्थापित हो जाए। तो हर डायनेमिक पर बात की है इन्होंने। देखिए, जो प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है वो एक्सपेक्टेड लाइन पे है। वो कभी ये नहीं कह सकते हैं कि श्री जिनपिंग और नरेंद्र मोदी जो है वो अपने तनाव कम करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि तनाव कम करने के लिए काम कर रहे हैं। और हमने देखा भी कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो बीजिंग की यात्रा पर गए, जबकि दोनों देशों के बीच में बहुत खटास आ चुका था, इसके बावजूद भी वहाँ गए। ये भी सच्चाई बात है। यह भी सच है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट को लेकर के और डिफेंस सिस्टम को लेकर के अमेरिका बहुत चाहता है कि जो भी इंडिया का जो डिपेंडेंस था हार्डवेयर को लेकर के, वो रशियन हार्डवेयर से शिफ्ट करके वो अमेरिकन और वेस्ट की तरफ चला जाए। भारत ने अभी वो सब करने से ऐसा नहीं किया है कि मना कर दिया है, लेकिन धीरे धीरे उसको कम जरूर किया है। रशियन इसलिए तो आप राफेल की तरफ गए, इसीलिए तो आप जर्मनी से ये भी पिच किया उन्होंने कहा कि भारत और रूस मिलकर ब्रह्मोस बना रहे हैं। इंडिया में ब्रह्मोस बनती है, हमने ऑफर किया था कि Su-57 जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है ये भी हम दोनों मिलकर बनाएं, और भारत ने मना किया। हाँ, तो कहीं ना कहीं देखिए, भारत अभी चाहता है कि दोनों के बीच में बैलेंस के तौर पर रहे।
अमेरिका को भी नाराज नहीं करना चाहता है और रसिया के साथ संबंध जो प्रगाढ़ है वो भी मेंटेन करना चाहता है। तो ये है तो बड़ा बहुत ट्रिकी लाइन, लेकिन ये संभव हो पा रहा था क्योंकि ये थोड़ा सा खतरा तब आया जब यूक्रेन और रूस के बीच में वॉर शुरू हुआ और उसके बाद चाइना के साथ जो है वो रसिया का जब बहुत घनिष्ठ संबंध हो गया और अमेरिका जो है वो चाइना चला गया, तब जाकर के डर लगने लगा था कि क्या अमेरिका वाकई जो हेनरी किसिंजर के समय जो अपनी फॉरेन पॉलिसी में बदलाव लाया था, क्या उस प्रकार का बदलाव ला रहा है। यदि अमेरिका चाइना के साथ अपने संबंधों को ठीक कर रहा है, अभी जो हॉस्टाइल दिखता है इंडो पैसिफिक रीजन में, यदि वो खत्म हो जाता तो भारत पर एक बहुत बड़ा दबाव आता। ठीक, बिल्कुल सर। एक बात, ट्रंप का ही एक बयान मैं आपको सुनाना चाहता हूं, इससे आपको ट्रंप कैसे व्यक्ति हैं इसके बारे में कुछ अंदाजा लगेगा। और कोई अच्छे व्यक्ति तो वो नहीं है, इसमें कोई शक किसी को होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा भी कोई आदमी हो सकता है। आप बयान सुनिएगा तो आप कल्पना करेंगे। इनसे रिपोर्टर ने पूछा कि आप मुश्तबा खमेनी से मिलेंगे, ईरान के सुप्रीम लीडर से। इन्होंने कहा कि अगर मुझे मुश्तबा खमेनी से मिलने का मौका मिलता है तो आई विल बी ऑनर्ड, मुझे गर्व महसूस होगा। आई विल बी ऑनर्ड शब्द इस्तेमाल किया। फिर रिपोर्टर ने बड़ा सही पूछा इनसे, आई होप कि वो पूरा बयान हो जो मैं कह रहा हूं। उन्होंने, रिपोर्टर ने कहा कि डोंट यू थिंक कि आपने उनके पिता को मारा, आपने उनकी बीवी को मारा, आपने उनके बच्चे को मारा, तो वो बड़ा असहज होगा आपका और उनका मिलना। तो वो जवाब देते हैं कि मुझे तो बहुत से लोग पसंद नहीं करते हैं, हालांकि वो गलत हैं, लेकिन मुझे तो बहुत से लोग पसंद नहीं करते हैं। और मुश्तबा खमेनी के बारे में उन्होंने कहा कि आई होप ही इज अ प्रो, मैं उम्मीद करता हूं कि वो एक प्रोफेशनल की तरह बात करेंगे जब मुझसे बात करेंगे। क्या हो गया, मैंने उनके बाप को मारा, बच्चे को मारा, बीवी को मारा। अब दो देशों की बात हो रही है, दो देशों के नेता बात जब करेंगे तो ही शुड बी अ प्रोफेशनल। ये उम्मीद कर रहे हैं ये मुश्तबा खमेनी से अगर इनकी मुलाकात हो तो सर अलग लेवल की बेशर्मी चाहिए ऐसे बयान देने के लिए सर। ट्रम्प तो ऐसे ही है या ये पोजीशन पावर बनाई देती है आदमी को। आई डोंट नो। नहीं, ट्रम्प के साथ है, अमेरिका का कोई राष्ट्रपति ऐसा नहीं रहा। ट्रम्प के जिस तरीके से बयान आप देखेंगे तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों को लेकर, जो उनके मित्र है उनके राष्ट्राध्यक्षों को लेकर किस तरीके से बयान देते हैं। उन्होंने एक राष्ट्रपति के लिए कहा कि उनकी पत्नी ने उनके गाल पे पिटाई कर दी थी, इससे गाल सूज गया है। इस तरीके से सार्वजनिक बयान देना और इस तरीके से अपने मित्रों को मतलब अपमानित करने की कोशिश करना। और फिर ईरान तो उनका नंबर 1 दुश्मन रहा है, उसके बारे में भी क्यों कह रहे हैं कि मुझे गर्व महसूस होगा मिलकर खमेनी से। और उन्होंने जरूर कहा, लेकिन बाद में उन्होंने जिस तरह के जिक्र किया कि आपने उनके पत्नी और पिता को मारा, उसके बाद उनका बयान आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ट्रम्प का बयान है। भारत के साथ जो आप उनका बयान देखिए ना, वो कभी भारत की तारीफ करते हैं, कभी कहते हैं कि भारत एक डेड इकोनॉमी है, कभी कहते हैं कि भारत एक नर्क है, कभी कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैंने युद्ध रुकवाया, और फिर कभी किसी तरह के भारत को लेकर बयान देते हैं। और ट्रेड को लेकर अभी तक वो डील नहीं कर पाए। कभी कहते हैं कि भारत में मैंने इतने ट्रेड लगा दिया, अगर भारत रूस से तेल खरीदेगा तो मैं इतने % और ट्रेड भारत के ऊपर लगा दूंगा, पेनल्टी लगा दूंगा। तो ट्रम्प का व्यवहार रहा है, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। वो कनाडा से कहते कि मेरा 51वां राज्य आप बन जाओ। वो तमाम तरीके से लोगों को जिस तरीके से ग्रीनलैंड को लेकर जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया कि मुझे पसंद है ग्रीनलैंड, में ग्रीनलैंड को ले लूंगा। तो अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में ट्रम्प का व्यवहार मुझे लग रहा है कि दुनिया में ऐसे किसी भी राष्ट्रपति का नहीं रहा होगा। और अमेरिका की जनता भी मुझे लगता है शर्मिंदगी महसूस करती होगी कि हमने ऐसे व्यक्ति को चुनकर दिया है जो इस तरीके से पूरे दुनिया में पाकिस्तान, अमेरिका के लिए एक शर्मिंदगी का सबब बन गया। और वहां की जनता चाहती होगी जितनी जल्दी इनका टेन्योर खत्म हो और ट्रम्प से पीछा छूटे। पार्टी के नेता मानते होंगे कि भाई उसके बाद भी कहीं इनको कोई आइलैंड वाइलैंड देकर कहीं वहीं के तू वहीं रह भाई। उनका तो खुद के भी होंगे। अब आप सुनिए ईरान पे बयान, ईरान वाला बयान निकालेगा। ईरान पे छोटा सा स्टेटमेंट है। हाँ सर, आप कुछ बोल रहे थे इसमें सर, आप बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमें सामान्य व्यवहार में ऐसा लगता है कि ये असामान्य है इस तरह से बात करना, लेकिन मैं समझता हूँ कि यदि डिप्लोमेसी के तौर पर देखें तो मुझे इसमें कोई बहुत अजूबे वाली बात नहीं लग रही और कोई बेशर्मी वाली बात भी नहीं लग रही। देश ऐसे ही चलते हैं, जो जिन देशों के साथ जंग होती है उन्हीं देशों के साथ तो आप बैठते हैं। बिल्कुल सही। तो इसलिए डिप्लोमेसी के तौर पर देखेंगे तो मुझे नॉर्मल लगता है। बाकी हम यदि व्यक्ति के तौर पर देखते हैं तो ऐसा होता है। क्योंकि नहीं सर, वो बात जो आप कह रहे हैं ठीक है, सवाल का जवाब था। वो सवाल ये था कि आपने उनके परिवार को मारा, उनके बच्चे को मारा, भाई पिता और बच्चे बीवी को मारा ना, ऐसा होता है। और आप कहते हैं कि आई होप, ये कह रहे हैं आई होप वो एक प्रोफेशनल की तरह बिहेव करें। एक बात मुझे बताइए, मुझे ऐसा लगता नहीं है इसमें कोई बहुत वो अजीब बात हो। देखिए, बातचीत तो दो राष्ट्राध्यक्षों, राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर वो डिप्लोमेसी में वो सारी चीजें जो है ना, व्यक्तिगत क्या लॉस हुआ है, क्या नहीं लॉस, तो युद्ध जिन कभी कोई बात ही नहीं होगी किसी देश के बीच। सर ठीक, आप सबकी राय तो मैं मान लेता हूँ।
नहीं, मैं अब डिप्लोमेसी के तौर पर बात कर रहा हूँ। ईरान पर जंग की बात, में ऐसा नहीं अब मानते। देखिए अब मीडिया भी परेशान, क्या तो पूछे इनसे, दिन में 3 बार तो वो बयान देते हैं। मुझे भाई जंग का क्या सोचा है आपने, क्या चल रहा है, क्या फिर वॉर करेंगे, क्या डील करेंगे? उन्होंने कहा कि अगर ईरान अमरीकियों को मारेगा तो मैं भी मारूंगा। अब इसमें कौन सी आपने बात बता दी? नहीं सुने, अब इसमें आप हाँ समझे ना समझे, पता नहीं क्या समझे वो। आगे बढ़ते हैं सर। पाकिस्तान में भारत की फॉरेन पॉलिसी डिस्कस हो रही है। पाकिस्तान भारत की फॉरेन पॉलिसी डिस्कस कर रहा है और वो कह रहे हैं कि भारत ने बड़ी गलत बेट लगा दी कि अमेरिका और इजराइल ये अब ढलती हुई जोड़ी है और भारत इनके कैंप में चला गया। तो ये उन्होंने कहा कि जब ये ताकतवर थे तब भारत न्यूट्रल कहलाता था, आज जब इनका पराभव शुरू हुआ है तो भारत बिल्कुल इनके कैंप में चला गया है। और फिर वो ये कहते हैं कि जब नरेंद्र मोदी चला जाएगा, हट जाएगा, उसके बाद इनको ये सारी पॉलिसीज रिवर्स करनी पड़ेंगी, अपनी सारी फॉरेन पॉलिसी बदलनी पड़ेगी। सुनिए, जो आदमी पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड ठीक से नहीं चला पाया वो भारत की फॉरेन पॉलिसी पे कमेंट कर रहा है कि भारत ने बड़ी चढ़दी कला तो नजम शेठी साहब के हिसाब से मुनीर साहब और शहबाज की है, उनकी है, बाकी तो दुनिया में कुछ हो ही नहीं रहा। त्रिपाठी जी नहीं, लेकिन देखिए ये सब जब कहते हैं तो मुझे तो ऐसे लगा कि राहुल गांधी की बात ये सुनते होंगे, ये राहुल जी के बड़े प्रशंसक होंगे, क्योंकि ठीक वही बात तो कही कि जैसे ही सरकार बदलेगी सारी पॉलिसी रिवर्स हो जाएगी। राहुल गांधी रोज बोलते हैं और पाकिस्तान का बड़ा वर्ग या कहें कि लगभग पूरा वर्ग वो चाहता है कि नरेंद्र मोदी हट जाएं, राहुल गांधी सत्ता में आ जाएं, कोई छिपी हुई बात तो है नहीं। तो मुझे लगता है कि वो बोल रहे हैं जो उनको दिखाई देता है कि विपक्ष एक दिन ऐसा करेगा तो ये कर लेगा। तो अरे इनकी कॉकरोच पार्टी डिस्कस हो रही है, नहीं इसीलिए डिस्कस हो रही है, इसीलिए। हालांकि बार बार कहता हूं कॉकरोच तो अभी बात करेंगे उस चप्पल से ही मरता है, अभी बात करेंगे। तिल चट्टा, वही चप्पल से जैसे जल डबरू मद, हाँ वैसे तिल चट्टा। तो मुझे लगता है कि जब फॉरेन पॉलिसी जैसा शब्द आता है ना तो पाकिस्तान की चर्चा मत किया कीजिए, हाँ वो इररेलेवेंट है। फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी, दुनिया में जो जियोपॉलिटिकल इक्वेशन, ये सब नहीं है, वो बड़े क्लियर कट। और मुझे लगता है कि इतना स्पष्ट हो जाना किसी का डिस्कस किया जा सकता है क्योंकि वो हमेशा डिफेंसिव मोड में रहते हैं। नहीं, लेकिन वो तो सर उसमें भी उनका तो ये है कि दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, बस उसी भाव में रहते हैं। तो उनकी कोई पॉलिसी नहीं है। उनका ये है कि आज इसने 2 रोटी ज्यादा डाल दी तो आज इधर चले गए, 2 रोटी उधर चली गई तो उधर चले गए, और उनका जीवन उसी पे चल रहा है। तो मुझे लगता है फॉरेन पॉलिसी जैसी चीज वहां के लोग जब डिस्कस करते हैं तो शायद वो कोई पता नहीं ऊपर नहीं, लेकिन भाई मैं आपको बताऊं, उन्होंने लिखा था कि नहीं कि राजनीति के हल्के फुल्के क्षण, ऐसा कुछ लिखा होगा टीवी पे। नहीं, लेकिन वेस्टर्न मीडिया इस बात को मैंने कई लेख देखे हैं इस पे कि पाकिस्तान क्या भूमिका अदा कर रहा है। इतना हल्का में ऐसे मत कीजिए, उसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है पाकिस्तान का, वो उसके लिए इम्पोर्टेंट बना देता है। देखिए सेंट्रल एशिया की पॉलिटिक्स को ले लीजिए, आज वो चाइना के साथ भी अपने रिश्ते को ठीक रखे हुए हैं, अमेरिका के साथ भी अपने रिश्ते को ठीक रखे हुए हैं। अब ये और बात है कि अमेरिका उसको कब तक ठीक रखे रहेगा, क्या ये युद्ध खत्म हो जाएगा तब तक रखेगा, या युद्ध खत्म हो जाने के बाद क्या इसे वो जिसे कहते हैं किनारे करके छोड़ देगा, ऐसा लगता नहीं है। वो नहीं होगा ऐसा नहीं लगता है। पाकिस्तान उनके फॉरेन पॉलिसी, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में हमेशा केंद्र में रखा है। दूसरा, आप इस अभी हम ट्रेड डील पर बात कर रहे थे ना, हम कह रहे थे आप जो अमेरिका के एक मंत्री आए थे यहाँ पर, उन्होंने कहा था हम भारत को चीन की तरह नहीं बढ़ते हुए देख रहे हैं, ये गलती नहीं करेंगे, वो गलती दोबारा नहीं करेंगे। आप ये सोचिए कि दुनिया के बड़ी ताकतें कभी नहीं चाहेंगी कि भारत वो हैसियत हासिल कर ले जो चीन एक बार हैसियत हासिल करे। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं से उसको निडल करते रहें। निडल करने वाला हमको कौन है? तो हमें एक तो चाइना है और दूसरी तरफ से पाकिस्तान है। तो इस जोड़ी को मदद कौन कहां से देने वाला कौन होगा? देखिए रसिया हमारा साझेदार है तो वो नहीं करता है, इन सब चीजों में नहीं है, हमारे खिलाफ कर रहा है, लेकिन अमेरिका तो हमेशा करते रहता है। ठीक है, जिस समय हमारे रिश्ते अच्छे भी थे उस समय भी पाकिस्तान वेस्ट के लिए रिलेवेंट रहेगा, चीन के लिए रिलेवेंट रहेगा। नहीं, जब तक इसको यूं समझिए, जब तक भारत रिलेवेंट है, भारत को आप इग्नोर नहीं कर सकते, तब तक पाकिस्तान को रहेगा ही। ओके सर, हमारा तुम चल ही बना ही रहेगा। हाँ। ठीक है, आगे रूस और ये, क्योंकि हम इसी एरिया की बात कर रहे हैं, तो रशिया और अफगानिस्तान के बीच में जो सैन्य समझौता हुआ, पाकिस्तान में उसको लेकर कमेंट्री बंद नहीं हो रही है। अब उस समझौते में एग्जैक्टली क्या है ये कोई जानता नहीं है। क्या रशिया उनको कोई मिसाइल सिस्टम्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स देगा, क्लियर नहीं है,
या केवल कोई टेक्निकल असिस्टेंस देगा? क्योंकि एक ऐसा भी बयान आया जिसमें ये कहा गया कि अरे भाई उनके पास सोवियत जमाने के, क्योंकि 10 साल राज किया यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पे, उस एरा के टैंक हैं इनके पास, तोपें हैं, उसके रख रखाव के लिए एक समझौता हमने किया, ऐसी बात भी आई है। अगर वैसी बात है तो बड़ी लिमिटेड है, अगर उनको वो कुछ और बड़ी सैन्य मदद कर रहा है तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल है। आप सुनिए क्या बताया जा रहा है जी। और वैसे एक अपडेट आपको दे दें कि उनके अभी सीज फायर चल रहा है तालिबान और पाकिस्तान के बीच में, और सीरियस नोट ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक्स की तो तालिबान को दर्द हुआ है और तालिबान को ने कुछ पुल बैक किया है, ऐसा लगता है। निश्चित रूप से अगर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की तो उसका जवाब देने के लिए अफगानिस्तान के पास तो कोई ऐसा एयर सपोर्ट रहा नहीं कि वो उसके बाद ये सब रशिया का जाना, उसके बाद ही उसको लगा होगा अफगानिस्तान को कि भाई अब हमें अगर पाकिस्तान से लड़ना है या हमें अपने आप को सुरक्षित करना है तो हमें पास एयर ताकत होना चाहिए, एयर पावर होना चाहिए। और उसके कारण वो मुझे लगता है रशिया के पास गए होंगे। लेकिन रशिया ने जिस तरीके से अभी क्या समझौता किया, क्या उनको सिर्फ मेंटेनेंस का तो रहा नहीं होगा, कुछ हथियार निश्चित रूप से उनसे बात की, क्या ड्रोन की बात की, क्या कोई नई टेक्नोलॉजी की बात की है। लेकिन अगर रशिया अफगानिस्तान को सपोर्ट करेगा तो चाइना ये बात बिल्कुल पसंद नहीं करेगा कि भाई रशिया अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि चाइना इस बात को जानता है कि अफगानिस्तान को सपोर्ट होगा तो चाइना का जो इंटरेस्ट है उसको भी नुकसान होगा। और पाकिस्तान इस बात को लेकर अमेरिका के पास जाएगा कि देखिए रशिया अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, आप हमको पैसा और पावर दीजिए और हमें और हथियार दीजिए। तो पाकिस्तान मुझे लगता है इसका और फायदा उठाने की कोशिश करेगा। देखिए मुझे लगता है कि चाइना इसलिए परेशान नहीं होगा क्योंकि ये यदि होता है तो चाइना के लिए और दरवाजे खुलता है पाकिस्तान के अंदर इंटरफेयर करने के लिए, क्योंकि बार बार वो किसके पास आएगा? पाकिस्तान के पास ही आएगा। ठीक है। रसिया यदि उसकी मदद के लिए आता है तो पाकिस्तान का डिपेंडेंस चाइना पर और पहले से ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए वो इस चीज को जरूर चाहेगा कि ये बड़ी पावर्स यही सारे गेम तो खेलती आई हैं सर आपस में। बिल्कुल नहीं, चाइना खुद भी वहां पर इन्वेस्ट कर रहा है। चाइना एक ब्रेक आपने देखा होगा कि तालिबान के साथ संबंध बनाने के लिए चाइना सबसे पहले आ गया। टीएमसी में मचे बवाल के बीच बड़ी खबर, टीएमसी में बगावत के बीच ममता बनर्जी ने एक बार फिर कमान अपने हाथ में लेने की कोशिश की। आज विधायकों की बैठक बुलाई है और साथ में टीएमसी के सीनियर लीडर्स को भी बुलाया है और ममता बनर्जी ने ये बैठक अपने घर पर बुलाई है। इससे पहले ममता बनर्जी ने जब ये पिछली बार मीटिंग बुलाई थी विधायकों की तो 80 में से केवल 17 विधायक उनके साथ वहां पर पहुंचे थे। अब आज उन्होंने एक बार फिर विधायकों को कॉल किया है तो आज एक बार फिर ये जो है गणना हो जाएगी कि कितने लोग आए, कौन कौन से नेता आए, क्या उन्होंने अपने सांसदों को भी बुलाया है, ये भी हमको देखना पड़ेगा। अगर सांसदों को बुलाया है तो वहाँ और ज़्यादा दिलचस्पी है अब, क्योंकि विधायकों का तो क्लियर होगा वो कहाँ है, सांसदों का पता चले कि वो क्या सोच रहे हैं। तो ममता बनर्जी ने बड़ी मीटिंग अपने घर पर आज कॉल की है। समीर जी, दूसरी मीटिंग है ममता बनर्जी के बेसिकली ये, और ममता बनर्जी अभी देखना चाहती है कि भाई जितने टूट कर चले गए, जिन्होंने अपना अलग गुट बना लिया है और एलओपी बंगाल विधानसभा में अपना बना लिया उन्होंने, अब वो ममता बनर्जी देखना चाहती है कि भाई बचे हुए मेरे साथ कितने। और ऐसा कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने कई एमएलए से जो छोड़कर चले गए उनसे बहुत इमोशनल तरीके से बात की है। तो ममता बनर्जी को इस बात की उम्मीद है कि उनकी इमोशनल अपील के बाद शायद उनमें से कुछ वापस आ सकते हैं। तो ममता बनर्जी अब ये देखना चाह रही है कि कितने विधायक उनके पास बंगाल विधानसभा में बचे हुए हैं, पार्टी के सांसद कितने उनके पास बचे हुए, चाहे वो राज्यसभा के और लोकसभा के। अब ममता बनर्जी अपनी शक्ति को देखना चाहती है और उसके हिसाब से आगे की वो रणनीति तय करेगी, क्योंकि 2 दिन बाद उनको दिल्ली आना है, अभी इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है तो दिल्ली में आकर फिर वो तय करेगी। तो फिलहाल मुझे लगता है कि ममता बनर्जी अब ये देखना चाहती है कि जमीनी स्तर पर मेरी क्या ताकत है, पार्टी के अंदर मैं कहाँ स्टैंड करूँ, क्या पार्टी में बचा पाऊंगी कि नहीं बचा पाऊंगी, कि टीएमसी मेरे हाथ से निकल रही है। उसके हिसाब से मुझे लगता है कि आज की बैठक की ममता बनर्जी भविष्य की राजनीति जो कल से तय करेगी कि मुझे अब लोकसभा के लिए क्या करना है, मुझे राज्यसभा के लिए क्या करना है। और मुझे घर तो बैठ नहीं जाएंगी, ठीक है, वो पार्टी तो उनको चलानी है जब जितनी भी है सर आज। लेकिन इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि आज कौन कितने लोग आते हैं। चलो ये आपके लिए बड़ी मदद कर रही है ममता जी, खबर दे रही है। आप जो गैस वर्क करते रहते कितने एमपी जाएंगे कितने आएंगे, वो ममता जी बैठक बुलाकर आपको साफ कर देंगे, जो आ गए बाकी आपके खबर के लिए हैं। लेकिन अब इसको मजाक छोड़ दें, जोक सपाट, लेकिन ममता जी कोशिश कर रही हैं और मैं कह रहा हूँ कि उनको बहुत नॉन सीरियसली नहीं लेना चाहिए। अभी बहुत जल्दी है, अभी चुनाव हारी हैं, पार्टी टूटी है, ये सब कुछ है। हो सकता है कि वो बाउंस बैक करें, हो सकता जो लोग चले गए क्या उनमें से कोई लौट सकता है, आपको लगता है? मुझे नहीं लगता अभी कोई ऐसा लौटने की संभावना फिलहाल तो नहीं लग रही है कि कोई लौट कर आने वाला है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि 8 तारीख को भी क्या होगा, मुझे उसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं लग रही। वहाँ कुछ नहीं होगा, वहाँ कुछ होने वाला मुझे नहीं लग रहा कि दिल्ली में कुछ हो जाए, कुछ बड़ी वही बयानबाजियां मोदी के खिलाफ, बीजेपी बयानबाजी भी लायक कुछ अब इतना भी नहीं बचा कि क्या करेंगे, मोदी के खिलाफ बोल देंगे, मोदी के खिलाफ। या तो आप अपना नेता चुनो, अभी इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, या तो अपना एक नेता फॉर्मल नेता चुन लीजिए, तब भी बात समझ में आती है, लेकिन उतना भी नहीं बढ़ना चाहते। अच्छा आगे,
पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वो ममता बनर्जी आज के एक लाइन नेताओं के लिए बहुत एक छोटी सी लाइन बात याद आ गई मुझे कि आज 5 जून है और मतलब अभी इंडिया ब्लॉक की बात हुई तो इसलिए कह रहा हूँ कि 5 जून 1974 को पटना में जेपी ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। तो मतलब ये उनके लिए एक मैसेज हो सकता है उन सब लोगों के लिए जो किसी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं। जेपी तो उस जेपी जैसा व्यक्ति इनके पास है क्या? सर आप राजनीति को उसको छुआ नहीं, कहाँ जेपी और कहाँ ये लोग? जी 5 जून को किया था। 5 जून 1974 पटना। सर आप बहुत संपूर्ण उम्मीद क्रांति। से हो जा रहे हैं सर। नहीं मैं तो कह रहा हूँ उनके लिए सीखने के लिए एक दिन है वो। आप वो आपकी उस बात पर कह रहे हैं कि अभी खारिज मत कीजिए ममता बनर्जी। नहीं एक तो ये कि मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि जिसको कहते हैं मैं कि तो काहे कुछ ऐसा नहीं बच रहा। मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त दौड़े जा रहे हैं। अरे भाई जो इसका केस है उसको तो लड़ने दीजिए, आप रोजे गवाही पहुंच जाते हैं। वही हाल यहाँ है। अभी इस शो की शुरुआत में कितनी सुंदर बात हुई, उस वक्त विजय जी ने भी कितना अच्छा लग रहा है, सरल सहज दिख रहे हैं राहुल जी, वो वहां स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं और आप लोग जान मारे डाल रहे हैं। हमने कहीं कहा तो जाके कुछ भी रुकिए। नहीं हो रहा 8 तारीख को। हमने अब तो यही 8 कहा तारीख कि को ये क्या कर रहे हैं, ये और पीछे चले जा रहे हैं 5 जून और राहुल जी को तनाव हो जाए, इंदिरा गांधी की याद आ अब वो जाए। 8 तारीख को बात राहुल करेंगे गांधी हम ने कि राहुल पार्टी जी को क्या भी स्कूबा डाइविंग करवा दी। अरे पश्चिम बंगाल में जो ये जाली दस्तखत वाला मामला था विधानसभा की एलओपी चुनने के लिए जो चिट्ठी दी गई थी, उसमें अब बारी अब इनकी आ गई जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। फिराद हकीम सीआईडी इनके घर भी जाके इनको नोटिस दे करके आ चुकी है कि बहुत गलत कर रही है सर सीआईडी। गलत कर रही है, नहीं जाना चाहिए। उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया वहां से, मेयर के पद से इस्तीफा दिया। एक और विधाननगर की मेयर है टीएमसी की, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। लेकिन अब इनके ऊपर भी जांच बैठेगी तो ये बड़ा मामला है। उस मामले में अभिषेक बैनर्जी और फिराद हकीम ये 2 मेन आदमी हैं सीआईडी जिनसे पूछताछ करेगी। और आगे खबर बता दीजिए, टीएमसी से जुड़ी और खबरें हमारे पास। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा के दौरान हुए एक देसी बम विस्फोट के मामले की जांच जो एनआईए कर रही थी, उसने आगे बढ़ते हुए एनआईए की टीम ने पूर्व टीएमसी विधायक शौकत मोल्ला के घर पर छापे मारी। आप इस घर को देखो साहब, बस अब क्या बात है। पूर्व एमएलए, इसके घर के पीछे मिले थे 79 बम, 79 बॉम्ब्स। ये रिजॉर्ट नहीं है, घर है टीएमसी के पूर्व एमएलए का। सारी जमीन और इसके घर के पिछवाड़े में रखे थे 80 बम सर। ये सारी जमीन कब्जा की होगी सर। ये जमीन अभी जांच होगी तो पता पड़ेगा कि सरकारी जमीन पे कब्जा कर लिया। एनआईए की टीम पहुंची तो इनके परिवार वाले उसी वक्त गाड़ी से उतर रहे थे, लेकिन बस बदकिस्मती से ये नहीं मिले एनआईए को। तो बंगला देखिए आप, देखने वाली मेरे को तो छोटा लग रहा है। बंगला भी छोटा लग रहा है। नहीं, वो रिजॉर्ट ही है वो। नहीं, हम तो ये सोच रहे हैं कि हमारी पूरी कमाई यदि प्रोफेसरशिप की लग जाए तब भी इसका एक आध 2 कमरा नहीं बनवा पाएंगे। बताइए, देखिए तो ये मामला है सर। हर्षवर्धन जी तो अपने सोच रहे बता वो एक बार वो बंगला, वो जो पहले वाला आपकी पहले वाली जो विजुअल थे वो चलाई जिसमें, हाँ ये वाला, इसमें बंगला पूरा दिखता है, एहसास तो हो। ये देखिए आप, अब ये पता नहीं इनके पिताजी ने कमा के दिया था या इन्होंने कमाया, और कमाया तो कैसे कमाया, लेकिन बनाया बड़ा खूब है। ये है साथ, और रखे हुए थे बम इसमें इन्होंने। उसमें एक आदमी की मृत्यु हुई थी, तब एनआईए को केस गया था। वो स्टूडियो के डिबेट से कमाया। आगे देखिए, एक खबर और आपको बताता हूं। पश्चिम बंगाल के पूर्व खेल मंत्री अरूप बिस्वास के भाई स्वरूप बिस्वास को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वजह टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड होता है वहां टॉलीवुड बोलते हैं, टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री और टेलीविजन उद्योग से उगाही के मामले में इनको गिरफ्तार किया गया। मंत्री का भाई, एक मेकअप आर्टिस्ट की शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गई है, और यह आरोप है कि ये एक्चुअली पूरा टॉलीवुड यही काबू में रखते थे अपने। खास तौर पर उनके टेक्नीशियंस और बाकी जो क्रू होता है, उनको काम ही तब मिलता था जब वो टीएमसी से जुड़ जाए, वरना काम ही नहीं मिलता था। कितना त्रस्त होगा वो पूरा सिस्टम। कोलकाता में एक मित्र से मेरी बात हो रही थी, तो वो ये घटना का जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि दिल्ली में इस बात पर चर्चा नहीं होती कि टॉलीवुड और पॉलिटिक्स का कोलकाता में कितना बड़ा वो है, और उसमें ममता बनर्जी और टीएमसी ने कैसा कब्जा वहां पर कर रखा है। इसकी चर्चा आमतौर पर हम लोग नहीं करते, वो क्या करते हैं, कटमनी और ये छोटी बातें करते रहते। ये एक बहुत बड़ा वहां पर पूरी इंडस्ट्री कब्जे में, पूरी कब्जे में। जैसा कि तमिलनाडु में डीएमके वर्सेस विजय का जो हो रहा था, उतना बड़ा है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से इनके कब्जे में। ऐसे तो मुंबई में भी आरोप लगते रहते थे, शिवसेना पे भी लगते थे, लेकिन वहां तो बहुत बड़ा है, वहां पर सबका दखल, वो तो सरकार में जो रहता है उसका दखल होता है, लेकिन ये तो पूरी तरह से उनका कब्जे के जैसा। अरे कहानी बता, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। ये देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं, उन्होंने बताया उनको कोई फिल्म स्टार मिले थे जो विवेक ओबरॉय, एक कोई फिल्म बनाई थी शायद मणिरत्नम जी ने, कि उन्होंने उसकी शूटिंग कोलकाता में हुई थी। तो बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर थे, मैं नाम अगर गलत भी ले रहा हूँ तो वो फिल्म की शूटिंग के लिए वो अपना यहाँ से डायरेक्टर और कुछ मेन टेक्नीशियंस लेकर के चले गए। बाकी लोकल क्या होगा शूट के लिए? नहीं, उन्होंने कहा लोकल क्रू हम वहां से ले लेंगे। तो लोकल क्रू वहां हायर कर लिया उन्होंने,
और वो कॉल टाइम करें, वो फर्स्ट लाइट में शूट करते हैं सुबह 6 बजे पहला शॉट। वो तो वहाँ 6 बजे तो सन्नाटा, कोई पहुंचा ही नहीं, आदमी अपना 9 बजे आराम से आ रहे हैं सब। उनका यहाँ साहब यहाँ तो ऐसे ही काम होता है, और 5 बजे पैकअप भी हो जाता है। और वो आदमी परेशान हुआ, उसने कहा कि अच्छा मैं काम कीजिए कि आप लोग चले जाइए, मैं अपने क्रू मुंबई से बनवा लूंगा। उन्होंने कहा ना, अब आप हमको हटा भी नहीं सकते, अब काम तो हम ही करेंगे और हम काम ऐसे ही करेंगे। तब वो लेफ्ट से जुड़े हुए लोग थे, तो उन्होंने कहा कि अपनी सारी पेमेंट लो तुम, मैंने जितने दिनों के लिए हायर किया है सारी पेमेंट लो, तुम जाओ। और अब फिर अपना सारा क्रू वापस बुलवाया उन्होंने। एक चीज उन्होंने बताया होगा, शायद आप भूल गए होंगे, वो दोपहर में उनकी दुकानें और बाजार सब बंद रहते हैं और अपने समय से आते हैं और 5 बजे चले जाते हैं। यहाँ तक आप सोच सकते हैं कि जो एडहॉक अपॉइंटमेंट्स होता है जी, आप उनको हटा नहीं सकते हैं, बिल्कुल नहीं हटा सकते हैं। फर्क ये हुआ है सर, उनके जो कर्मचारी वगैरह लेफ्ट का जो पूरा दबदबा था ना, उससे ट्रेड यूनियंस का एक बड़ा वो एक मजेदार, ये मुंबई में भी आप देख सकते हैं। किस्सा, एक बहुत बड़े वहाँ के कलकत्ता के इंस्टीट्यूट के एक ने बताया मुझे कि ठेकेदारी की व्यवस्था ऐसा ही है कि वो बड़ा अधिकारी छोड़िए ना, ठेकेदार ही आगे की ठेकेदारी की व्यवस्था देखता है और आप उसमें कुछ दखल नहीं कर सकते, उनको हटा नहीं सकते। नई चीज और है, ये किसी और राज्य में नहीं होता है, जो अंडे मारे जा रहे हैं ना सर, ये भी यूनिक है बंगाल में, पहली बार देखा कहीं नहीं। अभी देखिए एक और तस्वीर, साउथ कोलकाता में टीएमसी पार्षद अरिजीत दास ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया, जबरन वसूली का आरोप था, और जब पुलिस इनको कोर्ट ले जा रही थी तो इनके साथ ये हुआ। इसको तस्वीर को बड़ा करके दिखा दिया, वो किसी तरह वो आदमी जीप में बैठ पाया, पुलिस की गाड़ी में बैठ पाया। जैसे ही पुलिस उसको बाहर लेकर के आई, लोग इंतजार में थे, दे अंडे दे अंडे। ये हो रहा है अभी टीएमसी के लोगों के साथ। एक तस्वीर आई थी कूच बिहार से, माथा भांगा से, वो भी देख लीजिए। टीएमसी का नेता शाहिदुल मियां उस पलंग के नीचे छुप गया, लोग अपना पैसा मांगने के लिए वापस आ गए, लाखों रुपए का कट मनी और वो सब लिया हुआ था। वो देखिए ना कैसे खिसकता हुआ निकलता है उसमें से। वो ये आदमी पुलिस के डर से नहीं है पलंग के नीचे, ये लोगों के डर से है। इसको रेस्क्यू किया है पुलिस ने वहां से, और बाहर तमाम औरतें खड़ी थी पैसा मांगने के लिए अपना। ये देखिए, शानदार व्यक्तित्व का धनी आदमी है, पुलिस ने बचाया है उसको, लोग कपड़े फाड़ देते उसके। बंगाल देख रहे थे ना 2-3 दिन पहले हम, वो कि साहब जो बोलते हैं, मैं बार-बार ये सारी खबरें नहीं मैं सौरभ जी मैं बार-बार कहता था, बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था और हम लोग अपने आप को, बिहारी लोग अपने आप को कोसते थे। बंगाल को देखने के बाद लगता है ना, हम लोगों ने अपने तो कभी सोच, मतलब दिल्ली में रह के तो इमेजिन ही नहीं कर सकते। कल्पना नहीं, हम बिहार में भी ऐसी कल्पना नहीं कर सकते, इस प्रकार के धंधे नहीं होते। देश के किसी हिस्से में ऐसा संभव नहीं है। ये अफ्रीका में जो बहुत पिछड़े इलाके हैं, जहां वहां कुछ गिरोह हैं जिन्होंने कब्जा कर रखा है, गिरोह अपना कट मनी लेते हैं, रात को 7 बजे के बाद पर्स अगर अच्छी महिला लेकर जा रही तो छीन लेते हैं, पुरुष जा रहा है तो उससे पैसे लेकर रेस्टोरेंट में जबरदस्ती खाना खा लेते हैं। ये उस तरह का मसला दिख रहा है। और जरा आप सोचिए, इसको लेकर इस देश में एक बड़ा वर्ग, और मैं तो वो बार बार कहता हूं, फिर दोहराऊंगा कि बौद्धिक बेईमानों का बड़ा वर्ग, वो ममता बनर्जी को शेरनी पता नहीं क्या क्या बताता रहा। चलो 2011 से 16 बताए आप, कोई दिक्कत नहीं, वो तो सचमुच कम्युनिस्टों के खूनी राज से निकाला। उसके बाद ये सब वो कर रही हैं। ये लोग जाते थे वहां, संगोष्ठी में बोल के आते थे, वहां कार्यक्रम में बुलाए जाते थे, वहां सरकारी पैसा मिलता था और घूम के आके कहते थे बड़ा अच्छा है। कितने बेईमान लोग थे, कहते बड़ा सस्ता है। अरे सस्ता क्या, जब लोगों की कैपेसिटी नहीं है, परचेजिंग पावर ही नहीं है। सबसे ईमानदार राजनेता ममता बनर्जी, सबसे ईमानदार उस महिला को बताते थे। वो सफेद सूती धोती और चप्पल इसको लेकर इसको सबसे ईमानदार बताते थे। और सबसे ज्यादा, अब ये जरा कल्पना कीजिए ना, वो भी वीडियो तो आया था ना कि वो लौटा रहा है पैसे कि हमने चुनाव के पहले ले लिया था, अब ये पलंग के नीचे घुसा हुआ है, कोई कहीं कुछ कर रहा है। इसका मतलब ये कि वो डेमोक्रेसी थी ही नहीं। और उसके बावजूद अगर कोई ज्ञानेश कुमार को गाली दे रहा था तो जरा आप कल्पना कीजिए कि कितना ठीक काम कर रहा था। अरे साहब आगे बढ़ते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी, ये सोशल मीडिया पर केवल एक हैंडल से ये शुरू हुआ, उसके बाद ये बड़ा फिनोमिना बना, इसके साथ करोड़ों लोग जुड़ गए। करोड़ों लोग जुड़ गए तो इसमें बहुत सारे नेताओं के अरमान भी जाग गए। पता चला कि ये चलाने वाले जो हैं ये आम आदमी पार्टी से पहले जुड़े हुए थे, तो इनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस भी है। फिर और इनको एक मेंटोर मिल गए, वो लद्दाख वाले, क्या नाम, सोनम वांगचुक, वो जुड़ गए इसके साथ कुछ, मतलब वो तो प्रैक्टिकल तौर पर जुड़े हुए हैं। ये इनको प्रवक्ता मिल गए।
अब बड़ा मजेदार क्यों, एक कल 6 तारीख है ना सर, कल ही हाँ, तो कल इनके जो संस्थापक हैं दीपके जी, वो अमेरिका से लैंड करेंगे दिल्ली, और उन्होंने कहा है मैं सुबह 6 बजे आऊंगा, 9 बजे लैंड करूंगा, और सब लोग आए हमारे समर्थक एयरपोर्ट पर, मेरे साथ एयरपोर्ट से चले, हम पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना जाएंगे और हम वहां जाके विरोध प्रदर्शन करेंगे। इन्होंने प्रदर्शन की इजाजत जानबूझ के नहीं ली है, क्योंकि इनको मालूम है कि परमिशन के बगैर आप वहां जा नहीं पाओगे, और वहां अगर आप पहुंचेंगे तो पुलिस फिर आपको गिरफ्तार करेगी या डिटेन तो करेगी मिनिमम। वो ये चाहते हैं कि पुलिस इनको डिटेन करे, इसलिए परमिशन नहीं लिया गया। सवाल ये है कि इनके एयरपोर्ट पर कितने लोग जाएंगे। इनकी पब्लिक कॉल है कि हमारे सारे समर्थक एयरपोर्ट पहुंचे, तो कल पता चल जाएगा जितने भी लोगों ने आस लगा रखी है इनसे, खासकर ऑपोजिशन पार्टी से। अब क्या हुआ, कल वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली तस्वीर दीजिएगा, एक दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉकरोच पार्टी के प्रवक्ता के नाम पे हुई। ये जगह ऐसे आसानी से नहीं मिल सकती, तो ये जगह दिलवाई मनोज झा जी ने, जो राज्यसभा सांसद है आरजेडी के। ये उनको चिट्ठी आ गई सामने की, उन्होंने कहा है कि क्लब से कि भाई इनको जगह दे दी जाए फंक्शन को। फिर ये जब यहाँ बातें हुई तो उनका रिएक्शन लेने के लोग पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि देखिए हम तो किसी के लिए भी चिट्ठी लिख देते हैं, हम तो पत्रकारों के लिए भी चिट्ठी लिख देते हैं, हम तो चिट्ठी एम्स वालों को भी लिख देते हैं लोगों के लिए, तो हमने ऐसी लिख दी, हमको नहीं मालूम था या क्या कार्यक्रम होना है। अचानक वो डिफेंसिव हो गए। उन्होंने कहा हमारे एक परिचित हैं, वरिष्ठ हैं, उन्होंने कहा एक कार्यक्रम करना है तो वो बुक करा दो, तो मैंने बुक करा दिया। लेकिन मैं ऐसे लोगों को जिनकी कोई आइडियोलॉजी मैं नहीं जानता, इनकी आइडियोलॉजी क्या है, मैं समर्थन नहीं कर सकता, और ये केवल सोशल मीडिया तक ही सीमित रह जाएंगे। जिसने जगह बुक कराई है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, वो ये आदमी ये कह रहा है। वो मनोज झा जी का बयान चला दीजिए। अगर आप मेरे लेटर का मजमून पढ़ेंगे जो आपके समक्ष है, एक जर्नलिस्ट हैं जिनसे मैं सोशल मीडिया में जुड़ा हुआ था, और मेरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ कलीग्स जो मेरे सीनियर हैं। मैं हॉस्पिटल में था अपने पिता के साथ, मुझे बताया गया कि ऐसा ऐसा उनको एक इवेंट करना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, नथिंग एल्स। तो मैं तो अमूमन करता हूं, हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी सिविल सोसाइटी के लिए करता हूं। मुझे बताया गया कि एक उनको इवेंट करना है, और वो चिट्ठी है, क्लियर कट ये चिट्ठी कह रही है। हाँ, और उनको मैं जानता हूं। मुझे उसके बाद जब शाम को विजुअल्स आते हैं तब मुझे पता चलता है। जो 12-13 में आंदोलन हुआ था, उस वक्त भी मैंने लिखा था कि इस तरह के आंदोलन जिसकी वैचारिकी स्पष्ट ना हो, उसके बारे में टिप्पणी नहीं। अरे इसमें सवाल यह है कि ये इतना डिफेंसिव क्यों हो गए। चलिए आपने करा दी प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रॉब्लम क्या है, डिफेंसिव क्यों है मनोज झा जी। इसमें एक अलग थ्योरी चल रही है कि ये कई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है बीजेपी की ऑपोजिशन का स्पेस कम कर देने की, कि यहां जो बड़ी पार्टियां कांग्रेस हुई, इनकी अपनी पार्टी, उसको तो नहीं ये लोग झटका दे देंगे कॉकरोच पार्टी वाले। वरना सर ऐसा हो सकता है जिसके लिए चिट्ठी लिखी हो, पता ही ना हो क्या कार्यक्रम होना है। देखिए मनोज झा जी से कल मेरी बात हुई थी। ओहो, अपने पहले क्यों नहीं बताया, अब बताइए। नहीं, जब वो खुद ही बोल रहे हैं तो इसमें मुझे अलग से बोलने की कोई बात नहीं है। तो मनोज झा जी से मुलाकात के तौर पर, तो मनोज झा जी ये बाइट उस समय की है जब मैं गया था, जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि एक बड़े प्रोफेसर साहब हैं, मित्र हैं आपके भी, हमारे भी मित्र हैं। उन्होंने कहा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन, और ऐसा नॉर्मली होता, मतलब इसमें कोई बहुत हैरानी वाली बात नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के लिए कोई एमपी जो है वो लेटर दे देता है, रिकमेंड कर देता है। मान ली इतनी बात तो, बुक नहीं किया, मतलब बुक का पैसा वो लोग देते हैं। लेकिन विजय जी, वो प्रोफेसर साहब राहुल गांधी के टीम के भी मेंबर रहे हैं, तो उसमें कोई बात नहीं। मैं तो दूसरी बात बता रहा हूँ आपको, राहुल गांधी की टीम का मेंबर होना अपराध थोड़ी होता है सर। नहीं, हम तो इतनी बात करें, इनको नहीं मालूम होगा। नहीं, उन्होंने मेरे सामने बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई ये बात हुआ कि उन्होंने मुझे कहा था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, तो एक लेटर भेज दीजिए। तो मैंने लेटर भेज दिया। बुक तो वो पैसा तो वो लोग देते हैं जो करवा रहे, एक लेटर बनाकर दे दिया। और उस समय वो ये कह रहे थे भाई हमने ये कहा, और मैंने जो आरजेडी की लीडरशिप, क्योंकि उसके बाद उनको ये पता चला कि ऐसे ऐसे हुआ है और ये कॉकरोच जनता पार्टी के लिए है, तो मैंने सबसे पहले अपनी जो लीडरशिप है पटना में उनको बता दिया कि भाई मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये मनोज झा साहब का कहना है, मैं इसमें ये नहीं है कि क्या बात हुई कि नहीं है। और उनका कि मैं इसमें सहमत। राज्यसभा को भेज नहीं सकती पार्टी, नहीं भी बताते तो पार्टी इस स्थिति में ही इनको फिर से राज्यसभा भेज सके। अब तो 25 जो भी है वो डिफेंसिव हो गए ना, इसका मतलब जब उनको पता चला। अब वो डिफेंसिव क्यों हुए, और ये कल 9 बजे क्या होगा एयरपोर्ट पर, कितने लोग आएंगे, आपको क्या लगता है? देखिए, एक तो पहले मैं भी जानता नहीं था, इन चारों को नहीं जानता था, वो दीपके और ये लड़के जो भी हैं तीनों। लेकिन पिछले कुछ समय में इन तीनों को मैंने देखा जो इनके प्रवक्ता के तौर पर है। ये एक जो वोक प्रजाति होती है ना,
भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, हर चीज को गाली देना, हर चीज के पीछे वो ब्राह्मणवाद, मनुवाद खोजना, वो एक और जो फैशन में है कि अच्छा चलो जय भीम करेंगे तो कुछ उसमें निकल कर आएगा, वो प्रजाति है। इनमें से कोई भी उनसे कोई लेना देना नहीं है। ये एलीट क्लास के बच्चे हैं। इनको जरा आप इनकी लाइफस्टाइल देखिए, जो कुछ कर रहे हैं, और ये सब इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं। ये इसको समझिए, तीन के तीनों का जो बैकग्राउंड है ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं। दीपके तो आ ही रहा है बाहर से। ये क्यों हम ना ये माने कि किसी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हैं? जॉर्ज सोरोस। क्योंकि ये अब क्या है ना, जैसे इनको पहले लग रहा था कि पार्टियों के जरिए हम कुछ कर लेंगे, लेकिन भारत का पार्टी सिस्टम बड़ा दूसरा है। समाजवादी पार्टी से आप वैसे भले कह दें, लेकिन आप कहेंगे देश के खिलाफ खड़े हो, तो क्या सपा का कोई व्यक्ति खड़ा होगा? क्या नहीं खड़ा होगा? कल पहुंचेंगे कुछ है, कोई सैकड़ों लोग वहां। मुझे नहीं लगता कोई बहुत ऐसे तो पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड लोग तो नहीं पहुंचेंगे सार्वजनिक तौर पर। नहीं, एक पहुंचेंगे सर, क्योंकि उसमें जो है मैंने ये देखा कि जो कम्युनिस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है और एनएसयूआई कांग्रेस की, वो इनको सपोर्ट, एनएसयूआई भी सपोर्ट कर रही है। लोग तो कह रहे हैं कि अन्ना आंदोलन से उंगली जली हुई है। नहीं, अब वो है, लेकिन ये जो हमने देखा मैं वो बता रहा हूं। बाकी मुझे नहीं लगता कि ये मतलब इनका हश्र क्या होगा मैं नहीं जानता हूं। बाकी इतना जरूर है कि देश के गृह मंत्री तो नजर रख ही रहे होंगे। कॉकरोच है तो चप्पल ही चाहिए। आप इतना कम से कम इतना सीरियसली लेते हैं कि आप देखना चाहेंगे कल क्या होता है, और आप कन्विंस्ड हैं कि कुछ नहीं, कोई रुचि नहीं, कोई रुचि नहीं, मतलब लगता नहीं है। और अगर ऐसा कुछ हो जाए तो फिर इसका मतलब गृहमंत्री जी देख नहीं रहे। देखिए, हम और आप रुचि नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो हर्षवर्धन जी ने कहा वो इंपॉर्टेंट बात है। आज से कुछ 10 दिन पहले एक विदेशी मैगजीन ने मुझे कांटेक्ट किया और टेलीफोन पर भी इंटरव्यू लेने की कोशिश की। तो मैंने छोटी सी एक टिप्पणी इतना की कि आप लोग इसमें इतना इंटरेस्टेड क्या हैं? आर यू ट्राइंग टू बिल्ड ए काइंड ऑफ ए नैरेटिव इन इंडिया अगेंस्ट नरेंद्र मोदी? तो उसने हमसे एक छुट करते सवाल किया कि क्या ये बहुत बड़ा मेजर इंटरवेंशन होने जा रहा है? तो मैंने कहा मुझे तो नहीं लगता है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ डिसग्रंटल एलिमेंट होते हैं उनको लगता है कि सोशल मीडिया पर जो काम कर रहे हैं उनको लगता है कि एकाएक हम इसको उन्होंने एक फ्लोट किया आइडिया, और उस आइडिया के साथ जो है इतने सारे लोग जुड़ गए, लेकिन ये पॉलिटिकल नैरेटिव में कन्वर्ट कर जाएगा और पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट कर जाएगा और नरेंद्र मोदी को डेंट मार करेगा पॉलिटिकली। मुझे ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बनाने की बात कही है इन लोगों ने, लेकिन कही थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि बाहर की मीडिया इसमें इंटरेस्टेड क्यों है, ले रही है, उस पर स्टोरी कर रही है, तो कहीं ना कहीं नैरेटिव प्लांटेड हैं। बिल्कुल, मैं इसीलिए बात कर रहा हूं। भारत के नौजवानों की समस्या को लेकर विदेश से कोई आएगा, कॉकरोच इस देश के नौजवानों को कह देगा, और उसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी बना देगा, फिर आके कहेगा कि हम परमिशन नहीं लेंगे, और ये कहेगा इसी को तो चेंज करना है। आप डेमोक्रेटिक सेटअप को एक तरह से कहें कि ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। संजय राउत जी और उकसा रहे हैं, कह रहे हैं अन्ना हजारे अब जाएं, इनको भी लीड करें, बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं। वो हालांकि ताना मार रहे थे वो, तो लेकिन ये नहीं समझे कि अगर अन्ना हजारे चले गए तो किसकी राजनीति बंद होगी। निश्चित रूप से, और मुझे लगता है कि राहुल गांधी हो, उद्धव ठाकरे हो, ये देख रहे होंगे कि कल क्या होता है और इसके आड़ में वो अपना कैसा राजनीतिक स्वार्थ सा सकते हैं। राहुल गांधी या उद्धव ठाकरे या कोई भी, मनोज झा हो, कोई भी इस बात को जानते हैं कि भाई ये फिलहाल कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनेगी, लेकिन इनकी कोशिश होगी कि इनके माध्यम से नुकसान तो सरकार को कहो, कैसे अराजकता उत्पन्न कर सकते हैं, कैसे होल्ला हो सकता है, कैसा मिस क्रिकेट किया जा सकता है, उससे कोशिश करेंगे। और पानी का बुलबुला है, मुझे लगता है कोई पानी का बुलबुला है, जितने तेजी से उभरा खत्म हो जाएगा। आज इतना नहीं, स्टॉर्म ऐसा नहीं है। और आज हर दिन ये समझना कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये कर देंगे, नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिनको करना वो तो अभी कर नहीं पा रहे हैं यहाँ बैठे तो अलग मुद्दा है, लेकिन हर चीज को खारिज करना जो है ना, इस आदत को हमें छोड़ना चाहिए। कह रहे हैं देखते हैं सुबह, हाँ, तो इसको देखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और सोशल मीडिया एक पावरफुल प्लेटफॉर्म है आज दुनिया भर में, और उसका एक और बड़ा काम है जो प्रोफेसर साहब ने भी कहा कि वो इंटरनेशनली एक वो है, ग्लोबल विलेज बना दिया सोशल मीडिया ने। तो इसलिए उनको किसी भी तरह से खारिज करना, इसको वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अन्ना हजारे, वो वैसा नहीं है, कंपेयर करना उससे वो ठीक नहीं है, वो बात नहीं बनती। लेकिन फिर भी मैं 100% खारिज करने के पक्ष में नहीं रहता। लोग होते हैं अपने तरीके, और जरूरी थोड़ी कि हमेशा सरकार के खिलाफ खड़ा होना, अपनी बात कहने के लिए भी हो सकता है, लेकिन सोशल मीडिया ग्रुप की ताकत को
आप इग्नोर मत कीजिए। नहीं, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात कह दी। यह भी देखना है कि सोशल मीडिया पे जो बातें होती हैं वो जमीन पर कितनी ट्रांसलेट होती हैं, ये भी पता चल जाएगा। नैरेटिव तो ये हमें पता चलेगा ना। नैरेटिव बनाने में बहुत काम आता है। नहीं तो वो केवल वही रह जाएगा या उसका जमीन पर वो कुछ उतर पाता है? नहीं सौरभ जी, मैं तो एक लाइन में कर रहा हूं, मैं खारिज वारिज नहीं कर रहा हूं। ये देश विरोधी तत्वों की कोशिश है। ठीक है, गृह मंत्री जी को ध्यान देना। लेट्स सी, कल मैं खारिज नहीं कर रहा हूं, ये कुछ भी कर सकते हैं, क्या होता है। कल एक इस पर खबर रहेगी नजर हमारी। बहुत शुक्रिया, समय इतना ही। कहानी कुर्सी की मैं प्रोफेसर साहब, समीर जी, विजय जी, हर्षवर्धन जी, कल मिलेंगे 1 बजे।